जियांग राज्य, ब्लू क्लाउड संप्रदाय। अलौकिक सफेद जैड वर्ग पर सैकड़ों लड़के और लड़कियां पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें कसकर बंद थीं, उनके हाव भाव अलग अलग थे, कुछ गुस्से में, कुछ डर से भरे हुए, कुछ आनंदित और कुछ घोर निराशा में। हिस भीड़ में अर्जुन केलोरा ने एक धीमी आवाज निकाली, अपनी आंखें खोली और अनजाने में अपने माथे को अपने हाथ से ढक लिया। उसके मन की गहराई में स्मृतियों की लहरें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और उसकी चेतना पर आक्रमण करने लगी। जानकारी के इस प्रवाह से अर्जुन केलोरा को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह देहांतरित हो गया था। वह ज्ञानिक्सिया दुनिया में पहुंचे। हालांकि 18 वर्षों तक उन्हें अपने पिछले जीवन का रहस्य नहीं पता चला था। आज तक ऐसा नहीं था। जब ब्लू क्लाउड संप्रदाय में अमर संप्रदाय की परीक्षा के चौथे चरण के दौरान, जिसे हृदय प्रश्न मंच कहा जाता है, उसने अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को जागृत किया। कोई इतनी जल्दी जाग गया, उसका दांव हृदय बहुत अच्छा है। कुछ ही दूरी पर ब्लू क्लाउड संप्रदाय के कई अमर गुरु अर्जुन केलोरा को जागते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हृदय प्रश्न मंच ब्लू क्लाउड संप्रदाय के मूल्यांकन का चौथा चरण था, जिसमें दांव हृदय का परीक्षण किया जाता था, अर्थात मन की स्थिति और इच्छा शक्ति का। अर्जुन केलोरा अपने पिछले जीवन की यादों के जागृत होने के कारण सबसे पहले जागा। अर्जुन केलोरा 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक जड़, 18 साल की। यह अफसोस की बात है। दूसरे चरण में उसकी दृढ़ता का प्रदर्शन औसत दर्जे का था, फिर भी उसका दांव हृदय इतना मजबूत था। यह अजीब है। ऐसे दांव हृदय के साथ यदि उसकी आध्यात्मिक जड़ 7वीं श्रेणी की होती, तो 18 वर्ष की आयु में भी वह एक आशाजनक अमर बीज होता। इस उम्र में 9वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ की क्षमता सीमित है। दांव हृदय चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह बेकार है। अर्जुन केलोरा की जानकारी की समीक्षा करने के बाद कई लोगों ने खेद व्यक्त किया। बेशक अर्जुन केलोरा अमर शिक्षकों की राय नहीं सुन सका। वह इस समय विचारों में खोया हुआ था। उनके पिछले जन्म की स्मृतियों के जागरण के साथ ही देहांतरण के लिए अपरिहार्य प्रणाली भी आ गई। अनेक बच्चे, अनेक आशीर्वाद प्रणाली। जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके जितने अधिक बच्चे होंगे, आपको उतनी ही अधिक आशीषें प्राप्त होंगी। यह आशीर्वाद कोई मायावी खुशी नहीं है, बल्कि ठोस और दृश्य लाभ है। सिस्टम जानकारी के अनुसार वर्तमान में इसके दो मुख्य लाभ हैं। सबसे पहले संतान से संबंधित कई उपलब्धि पुरस्कार हैं। जब तक उपलब्धियां सक्रिय रहेंगी, सिस्टम पुरस्कार प्रदान करेगा। दूसरा, उसके वंशजों की आध्यात्मिक मूल प्रतिभा और साधना सब उसमें जुड़ जाएगी। इसके अलावा उनके पोते पोतियों और वंशजों की प्रतिभा और संस्कार भी उसमें जुड़ जाएंगे। हालांकि पोते पोतियों से मिलने वाला बोनस बच्चों से मिलने वाले बोनस से कम होता है, और हर पीढ़ी में ये 50% कम होता जाता है। कई बच्चे, कई आशीर्वाद प्रणाली वंशजों की उपलब्धियों को अनलॉक करके पुरस्कार देती है, और बच्चों और उनके वंशजों की प्रतिभा और खेती मुझे दी जाएगी। ऐसा क्यों लगता है कि यह बच्चों का पालन पोषण करने वाला खेल है? बच्चे पैदा करके उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या इस व्यवस्था का अर्थ यह नहीं है कि जब तक मेरे बच्चों और नाती पोतों में अच्छी प्रतिभाएं और उच्च स्तर की साधना है, तब तक मेरी आध्यात्मिक मूल प्रतिभा में भी सुधार हो सकता है। मैं आसानी से अमरता की ओर बढ़ सकता हूं। प्रणाली को समझने के बाद अर्जुन केलोरा की भावनाएं उत्साह से भर गईं। इस संसार में अमरता प्राप्त करने का पहला कदम आध्यात्मिक जड़ प्राप्त करना है, और आध्यात्मिक जड़ों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 9वीं से 7वीं कक्षा को निम्न श्रेणी माना जाता है। 6ठी कक्षा से 4थी कक्षा तक को मध्य कक्षा माना जाता है। 3री कक्षा से 1ली कक्षा तक को उच्च कक्षा माना जाता है। प्रथम श्रेणी से ऊपर पृथ्वी आत्मा जड़, स्वर्ग आत्मा जड़ और कुछ दुर्लभ उत्परिवर्तित आत्मा जड़ें भी हैं। प्रथम मूल्यांकन में योग्यता परीक्षण के दौरान अर्जुन केलोरा को पता चला कि उसके पास केवल 9वीं कक्षा का स्पिरिट रूट है। इसे सबसे खराब प्रकार की आत्मा जड़ माना जाता है। ऐसे आत्मिक मूल के साथ अमरता की साधना करना अत्यंत कठिन है तथा भविष्य की उपलब्धियां सीमित हैं। लेकिन अब अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद प्रणाली के साथ अर्जुन केलोरा को लगता है कि अमरता का उनका भविष्य का रास्ता इतना कठिन नहीं होगा। उनका मानना है कि जब तक उनके और बच्चे होंगे, वे उनका अच्छी तरह पालन पोषण करेंगे तथा प्रयासों के माध्यम से एक बड़ा परिवार बनाएंगे, तब तक वे बिना किसी प्रयास के उन्नति कर सकते हैं। पिताजी, माँ, नहीं, यह नकली है, अभी तो ये भ्रम निकला है। हाँ, मैंने कर दिखाया, मैं अमर हो गया।
नहीं, यह नकली है, मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में मत सोचो। इस समय हृदय प्रश्न मंच पर मौजूद युवक और युवतियां धीरे धीरे जाग उठे और चिल्लाने लगे मानो उन्होंने कोई बुरा सपना देखा हो, जिससे अर्जुन केलोरा के विचारों में बाधा उत्पन्न हुई। अर्जुन केलोरा, तुम कब जागे? उसके बगल में खड़े कई लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि अर्जुन केलोरा पहले ही जाग चुका था। मैं अभी कुछ देर पहले ही जागा हूं। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने खड़े 3 पुरुषों और 2 महिलाओं का निरीक्षण करते हुए उत्तर दिया। होंगी, 16 वर्ष, 9वीं कक्षा का स्पिरिट रूट, एक मार्क्विस का वैध पुत्र। हान लिन, 15 वर्ष, 7वीं कक्षा का स्पिरिट रूट, पेशे से लोहार। ली फेयू, 18 वर्ष, 7वीं कक्षा का स्पिरिट रूट, क्रिम्सन वेल गैंग का कनिष्ठ नेता। जियो जियोए, 15 साल की, 4वीं कक्षा की स्पिरिट रूट, एक विद्वान परिवार की एक युवा महिला। झाओ किंग किंग, 16 वर्ष, 6ठी कक्षा का स्पिरिट रूट, चिकित्सकों के परिवार से। ये पांचों उनकी तरह ब्लू क्लाउड संप्रदाय की धर्मनिरपेक्ष शाखा में लाए गए अमर पौधे थे। रास्ते में उनमें से कुछ लोगों से परिचय हो गया। हालांकि ये परिचय एक अपरिचित वातावरण में गर्मजोशी की तलाश मात्र था। उनकी पृष्ठभूमि में बहुत अंतर था, जिससे उनके लिए आपस में बातचीत करना मुश्किल हो गया। केवल हान लिन और अर्जुन केलोरा के बीच ही थोड़ा बेहतर तालमेल रहा। क्योंकि अर्जुन केलोरा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, इसलिए हान लिन से बात करना उनके लिए आसान था। लगता है मैं अभी सबसे पहले जागा हूं। सोच रहा हूं कि क्या मैं अमर संप्रदाय में प्रवेश कर पाऊंगा। अर्जुन केलोरा ने अपने आसपास धीरे धीरे जागते लोगों को देखा और विचार किया। सिस्टम के साथ होने के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि वे ब्लू क्लाउड सेक्ट में शामिल हो सकेंगे। एक साधारण किसान के रूप में उन्हें सौभाग्य से अमरता का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्हें मूल्यांकन के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में लाया गया था। यदि वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल नहीं हो पाता, तो अमरता की साधना करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता। अमरता की साधना में धन, संगति, तकनीक और स्थान पर ध्यान दिया जाता है, जो सभी अपरिहार्य हैं। आइए हम धन पर ध्यान न दें। चाहे सांसारिक दुनिया हो या खेती का क्षेत्र, धन ही प्राथमिकता है। साथ ही साधक कॉमरेड होते हैं। तकनीक से तात्पर्य साधना पद्धतियों, दाव तकनीकों और दूसरों की शिक्षाओं से है। अंत में स्थान खेती स्थल को इंगित करता है। सामान्य क्षेत्रों में जहां आध्यात्मिक नारियों का अभाव है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा कम और बंजा है, साधना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो सकता है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में, तो इसे धन, साहचर्य, तकनीक और स्थान की पूर्णता माना जा सकता है। यही कारण है कि अनगिनत लोग अमर संप्रदायों में शामिल होने की आकांक्षा रखते हैं। जिनका नाम पुकारा गया है वे आगे आएं। कुछ ही देर बाद हॉट क्वेश्चनिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग जाग गए। नीले बादल संप्रदाय का एक अनुयायी हवा में तैरता हुआ आया। उसने एक जेड स्क्रॉल निकाला और अनुमोदित सूची की घोषणा करना शुरू कर दिया। झू सैन, जियो युआन, हान लिन, जियो जियू, झाओ क्विन। प्रत्येक नाम का उच्चारण किया गया। जिन लोगों के नाम पुकारे गए उनमें उत्साह और खुशी थी तथा वे अमर पथ पर अपने भविष्य के प्रति आशा से भरे हुए थे। जिन लोगों का उल्लेख नहीं किया गया उनका मन भारी होता गया, वे क्षति की भावना से भर गए। बस इतना ही। ली फेयू ने जब नीले बादल संप्रदाय के शिष्य को सूची रखते देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। मेरा नाम सूची में क्यों नहीं है? होंग यी ने भी अपने होंठ भींच लिए। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक जड़ें 8वीं कक्षा तक है, फिर भी उनकी पृष्ठभूमि अनोखी है और उन्होंने पहले से ही संबंधों पर पैसा खर्च कर दिया है। ओह! ये देखकर कि उसका नाम वहां नहीं था, अर्जुन केलोरा ने थोड़ा भारी महसूस करते हुए आह भरी। हालांकि व्यवस्था लागू होने के कारण वह ज्यादा परेशान नहीं थे। इस समय आसपास खड़े कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे। अन्य लोगों, तुरंत पहाड़ी द्वार से बाहर निकल जाओ, नीले बादल संप्रदाय के शिष्य ने उदासीनता से कहा। फिर अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते हुए शुभ बादल चुने हुए लोगों के पैरों के नीचे प्रकट हुए और उन्हें उड़ा ले गए। शेष सैकड़ों लोगों के चेहरे पर कटुता के भाव थे और वे गहरी अनिच्छा की भावना के साथ वहां से जा रहे थे। इस द्वार से बाहर निकलते ही हमारी किस्मतें अलग हो जाती हैं। अमर और नश्वर के रास्ते अब अलग हो गए हैं। ब्लू क्लाउड सेक्ट गेट से बाहर निकलते हुए कई लोग आहें भरते और चिल्लाते रहे।
यदि आप अमर संप्रदाय में शामिल होने में असफल हो जाते हैं, भले ही आप अमर पथ पर कदम रख लें, तब भी आप केवल एक आकस्मिक साधक ही रहेंगे। उनका भाग्य अमर पंथ के शिष्यों से बिल्कुल अलग होगा। अनिच्छा से भरे हुए होंग यी ने मंद अमर ऊर्जा और चमकदार नीले बादल संप्रदाय को देखा, लगातार आहें भरते हुए। पिछली यात्रा के दौरान उसने जियो शियाओं का पीछा किया था, लेकिन अब जियो जियोए को चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ के साथ मान्यता दी गई है, जो सफलतापूर्वक ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गया है, जबकि उसे हटा दिया गया था। दूसरा पक्ष तुरंत ही उसके लिए अप्राप्य अस्तित्व बन गया। अमर संप्रदाय के शिष्यों के सामने एक कुलीन पुत्र के रूप में उनकी स्थिति पूरी तरह से महत्वहीन थी। यहां तक कि हानलिन, जिसे वह पहले तुच्छ समझता था, और झाओ किंग, जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, इस समय ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गए हैं और वे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें वह भविष्य में सम्मान की दृष्टि से देखता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन केलोरा ने नीले बादल संप्रदाय के द्वार पर नजर डाली, एक गहरी सांस ली और आगे के रास्ते पर विचार किया। हालांकि उनके पास एक व्यवस्था थी, लेकिन इसका उपयोग करना सरल नहीं है। प्रारंभिक काल में संचयन अवस्था होती है, लगातार शादी करना और बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों का पालन पोषण करना। इस पर खर्च किया गया समय, धन और ऊर्जा नगण्य नहीं है। इस समय उसके लिए यह बहुत कठिन है। यद्यपि उसकी जड़ें आध्यात्मिक हैं, फिर भी वह एक साधारण किसान है जिसके पास धन नहीं है। यदि वह अमर संप्रदाय की सेना में शामिल नहीं हो सकता, तो यह आध्यात्मिक जड़ ज्यादा मूल्यवान नहीं होगी। जैसे ही सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, एक 30 या 40 वर्ष का सभ्य व्यक्ति हरे रंग का वस्त्र पहने उनकी ओर आया। उतरती भीड़ को देखकर बोला, युवा मित्रों, हमारा किंगजू पर्वत का लू परिवार इस समय 20 दामादों की भर्ती कर रहा है और उन्हें आध्यात्मिक शिराओं से धन्य भूमि और अमर साधना नियमावली प्रदान कर रहा है। क्या आपकी रुचि है? एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 2, 20 साल में 50 बच्चे। मैंने दामाद बनना चुना है। हम दामाद की तलाश है। आपको आध्यात्मिक नसें प्रदान करें और रहस्यों का विकास करें। हरे वस्त्र वाले व्यक्ति की बातें सुनकर पहाड़ से हटाए गए लोगों की भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। ये सुनकर अर्जुन केलोरा भी थोड़ा भावुक हो गया। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि साधना दल में शामिल होना उनकी वर्तमान स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। जहां तक दामाद बनने की बात है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अमरता की साधना कोई आसान यात्रा नहीं है। हालांकि वह चुप रहा क्योंकि वह पहले निरीक्षण करना चाहता था। आखिरकार अच्छी चीजें आसमान से नहीं गिरती। वह किंगजू पर्वत पर लू परिवार की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कौन जानता था कि यह दामाद भर्ती एक वास्तविक प्रस्ताव था या सिर्फ एक दिखावा? क्या मैं पूछ सकता हूं, सीनियर, क्या आपका दामाद बनने के लिए कोई आवश्यकताएं हैं? मुझे याद है कि आपके जैसे परिवार आमतौर पर विदेशी रक्त वंश की खेती नहीं करते हैं, है ना? भीड़ में से किसी ने तुरंत बोल दिया। हटाए गए युवक युवतियों में कई धनी और प्रभावशाली परिवारों के वंशज थे, यहां तक कि आकस्मिक साधकों के वंशज भी थे, जिन्हें साधना जगत की एक निश्चित समझ थी। हाँ, चूंकि उस युवा मित्र ने पूछा है, मैं लू कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं सीधी सादी बात कहूंगी। कुछ साल पहले मेरे लू परिवार के वंशजों की मृत्यु हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नई प्रतिभाओं की कमी हो गई थी। इसलिए मैं नए लोगों को लाने के लिए दामादों की भर्ती करने हेतु यह अपवाद बना रहा हूं। जहां तक आवश्यकताओं का प्रश्न है, 20 वर्षों के भीतर आपके 50 वंशज होने चाहिए। यदि उनमें से एक मध्यम स्तर की आध्यात्मिक जड़ों वाला हो या 3 निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ों वाले हों, तो कार्य पूरा माना जाएगा। इस अवधि के दौरान मेरा लू परिवार न केवल आपको आध्यात्मिक शिरस्थान और साधना तकनीक प्रदान करेगा, बल्कि हर महीने एक निश्चित मात्रा में साधना संसाधन भी आवंटित करेगा। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने भीड़ की ओर देखा। उसका चेहरा कोमल और परिष्कृत था तथा वह धीरे धीरे समझा रहा था। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में से कई लोगों ने अविश्वास व्यक्त किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दामादों की नहीं, बल्कि प्रजनन के लिए पशुओं की भर्ती कर रहे हों। आप देखिए, पुरुषों और महिलाओं के बीच की बातें किसी की जीवन शक्ति और ऊर्जा को बहुत हद तक खत्म कर सकती हैं, विशेषकर कृषकों के लिए। नीले बादल संप्रदायों द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद इन लोगों की उपलब्धियां पहले से ही सीमित थीं। यदि वे प्रतिदिन ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते, तो उनकी साधना प्रगति संभवतः धीमी होती। ये सुनकर अर्जुन केलोरा का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा।
20 वर्षों में 50 वंशज होना थोड़ा अधिक लग रहा था। यदि आप हर साल एक बच्चा भी पैदा करें तो भी आप 20 साल में 50 साल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि लू परिवार के दामाद की भर्ती एक एक करके नहीं की गई थी। प्रत्येक दामाद को 3 या 4 पत्नियों के साथ जोड़ा जा सकता है। क्या यह अस्वीकार्य नहीं लगता? सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने भी सोचा कि यह उसके लिए काफी उपयुक्त है। न केवल उसके पास खेती करने के लिए जगह होगी, बल्कि बच्चों के पालन पोषण में मदद करने के लिए उसकी पत्नी भी होगी। यह उनकी साधना प्रणाली के कठिन प्रारंभिक चरण के लिए एक आदर्श समाधान था। इसके अलावा इतनी सख्त जरूरतें सुनकर अर्जुन केलोरा को थोड़ी राहत मिली। अगर ये सख्त न होती तो निकाले गए लोगों को साधना परिवार में शामिल होने का मौका कैसे मिलता? होंगी, जो उसके बगल में खड़ा था, ने अर्जुन केलोरा के चेहरे पर रुचि का संकेत देखा और बोला, अर्जुन केलोरा, मैंने किंगसू पर्वत पर रहने वाले लू परिवार के बारे में सुना है। यह एक वैध साधना परिवार है जिसका मुखिया एक संस्थापक पूर्वज है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा था। पिछले कुछ सालों में हुनवे घाटी के चेन परिवार के साथ एक आध्यात्मिक पत्थर की खदान को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके कारण परिवार को बहुत से युवा लोगों को खोना पड़ा। यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, होंग यी ने कहा। पहले अपनी पहचान के कारण वह अर्जुन केलोरा, हान लिन और झाओ क्विनकिंग के प्रति ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं रखता था। यहां तक कि वह उन्हें नीची नजर से देखता था। लेकिन अब जब हान लिन और झाओ क्विनकिंग ने ब्लू क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश कर लिया था, जबकि वह समाप्त हो गया था, उसका अहंकार दूर हो गया था और वह वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगा था। उन्होंने ये समझ लिया कि एक बार जब आप साधना पथ पर चल पड़ते हैं तो महान मूल के लोगों और विनम्र मूल के लोगों के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं होता जितना उन्होंने सोचा था। यदि अर्जुन केलोरा किसी साधना परिवार में शामिल हो जाए तो भले ही उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित हो, उसके पास अधिक मित्र और अधिक अवसर होंगे। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, भाई होंग। ये सुनकर अर्जुन केलोरा के दिल में बची हुई चिंता भी गायब हो गई। उन्होंने महसूस किया कि इस समय लू परिवार का दामाद बनना उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद जब तक आप प्रारंभिक चरण से गुजर जाते हैं, क्या आप पक्षी की तरह उड़ने में सक्षम नहीं हो जाएंगे? तुरंत ही अर्जुन केलोरा पंजीकरण के लिए आगे बढ़े। भाई लू, चलो साथ चलते हैं। इस समय ली फेयू ने ऐसे कहा जैसे कोई कठिन निर्णय ले रहा हो। भाई ली, क्या आप भी लू परिवार में शामिल हो रहे हैं? होंगी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ली फेयू ने लू परिवार में शामिल होने का फैसला किया। अर्जुन केलोरा, जो एक किसान पृष्ठभूमि से आए थे, इस निर्णय को समझ सकते थे। हालांकि ली फेयू, जो शक्तिशाली क्रिम्सन वेल गिरोह का सदस्य था, एक युवा गिरोह नेता होने के नाते उसकी परिस्थितियां काफी अच्छी थीं। यह अप्रत्याशित था कि वह स्वेच्छा से लू परिवार का दामाद बन जाएगा। जिंदगी बस एक सपना है जो सिर्फ 100 साल तक चलता है। अगर तुम्हें अमरता का मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, ली फेयू ने गहरी आवाज में कहा। वह अपनी स्थिति समझता था। हालांकि क्रिम्सन वेल गैंग अच्छा था, लेकिन उसके पिता अकेले फैसला नहीं ले सकते थे। गिरोह उसकी साधना के लिए ज्यादा आर्थिक मदद नहीं कर सकता था। अगर वह वापस लौटता तो उसे अपने पिता की तरह गिरोह का मुखिया बनने का मौका मिल सकता था और वह एक साधारण इंसान की जिंदगी जी सकता था। हालांकि ये जानते हुए कि उसकी आध्यात्मिक जड़ें हैं और अमरता प्राप्त करने की क्षमता है, वह वापस जाने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता को एक साधक के सामने झुकते और दंडवत करते देखा था। चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या युद्ध कौशल कुछ भी हो, हर कोई साधक के सामने चींटियों के समान था। इसलिए भले ही यह कठिन था, लेकिन जब तक कोई अवसर की झलक मिलती रही, वह उसे हासिल करना चाहते थे। कम से कम उसे भविष्य में इसका पछतावा तो नहीं होगा। तो फिर मैं भाई ली और भाई लू की अमरता की सफल यात्रा की कामना करता हूँ। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप माक्वेसी के निवास पर लिख सकते हैं। हान ये तर्क समझ गया और उसने और समझाने की कोशिश नहीं की। एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते उनके पास घर पर पर्याप्त धन था और वे दामाद बने बिना भी अपनी खेती जारी रख सकते थे। इसके तुरंत बाद अर्जुन केलोरा और ली फेयू ने हरे वस्त्र वाले व्यक्ति से संपर्क किया और लू परिवार में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। जब हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने सुना कि अर्जुन केलोरा की आध्यात्मिक जड़ें केवल 9वीं कक्षा जितनी ही हैं, तो वह थोड़ा हिचकिचाया। बेहतर आध्यात्मिक जड़ें होने से बच्चों की जड़ें मजबूत और ग्रेड ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है।
हालांकि जब उन्होंने अर्जुन केलोरर और ली फेयू को एक साथ देखा तो ली फेयू की 7वीं कक्षा की आध्यात्मिक जड़ होने के कारण उन्होंने सिर हिलाया। क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है? एक बार किंजू पर्वत पर पहुंच गए तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। तुम्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि आप 20 वर्षों के भीतर शर्तों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको न केवल 3 गुना संसाधन का भुगतान करना होगा बल्कि आपको 10 वर्षों तक लू परिवार की सेवा भी करनी होगी। हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। हमने फैसला कर लिया है। अर्जुन केलोरर और ली फेयू ने सहमति में सिर हिलाया। लगभग आधे घंटे में सभी 20 दामादों की भर्ती कर ली गई। वे सभी साधारण युवक थे जिनकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं थी। हरे रंग के वस्त्र वाला व्यक्ति किसी भी मजबूत पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को नहीं चाहता था। मैं लू युवानडिंग हूँ, लू परिवार का मुखिया। अब से तुम मुझे मुखिया कह सकते हो। अब मेरे पीछे किंजू पर्वत पर वापस चलो। लू युआनडिंग ने अर्जुन केलोरर और अन्य से कहा। फिर उसने एक सुनहरा पैटर्न वाला थैला निकाला और उसे खोला। सफेद रोशनियों की एक श्रृंखला उड़ी जो सुनहरे अयाल और फुर्तीले अंगों वाले शानदार पीले घोड़ों में बदल गई। घोड़े की सवारी। इन घोड़ों को देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हुए। नीले बादल संप्रदाय के पिछले उपयाजक ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई और चुने हुए लोगों के पैरों के नीचे शुभ बादल छा गए और वे उड़ गए। लेकिन वे तो लू युवानडिंग का अनुसरण कर रहे थे और वे केवल घोड़ों की सवारी ही कर सकते थे। अर्जुन केलोरर को भी लगा कि साधना करना और फिर भी घोड़े की सवारी करना थोड़ा नीचा है। ये साधारण घोड़े नहीं हैं, ये मेरे लू परिवार द्वारा पाले गए आत्मिक घोड़े हैं और ये एक दिन में 1000 मील का सफर तय कर सकते हैं। अगर आपको घुड़सवारी नहीं भी आती तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लू युवानडिंग ने उनके चेहरों पर निराशा देखकर समझाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लू परिवार एक छोटा सा कबीला था। यद्यपि उनके पास एक जादुई उड़ने वाली नाव थी, फिर भी वे उसका उपयोग लापरवाही से नहीं करते थे। जहां तक लोगों को गुमराह करने की बात है तो ये तो और भी अवास्तविक था। क्यूई शोधन के 8वें स्तर पर अपनी साधना के साथ वह अकेले लंबी दूरी तक भी नहीं उड़ सकता था, दूसरों को अपने साथ ले जाना तो दूर की बात थी। बहुत से लोगों के लिए घोड़े की सवारी करना सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका था। इसलिए अर्जुन केलोरर और अन्य लोग घोड़ों पर सवार होकर लू युवानडिंग के पीछे चले गए। नीले बादल संप्रदाय के पर्वत की तलहटी में लू परिवार के 5 साधक रास्ते में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उनके साथ जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 3, रास्ते में घात, अमरता की खतरनाक दुनिया। संध्या। लू युवानडिंग और उनके समूह ने जंगल में आराम किया। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यह आत्मिक घोड़ा वास्तव में साधारण घोड़ों से तुलनीय नहीं था। अर्जुन केलोरर को घोड़े की सवारी करना नहीं आता था, लेकिन दिन भर की लंबी यात्रा के बाद भी उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। लॉर्ड लू, किंजू पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसी समय एक युवक ने पूछा। यह आध्यात्मिक घोड़ा एक दिन में 1000 मील की यात्रा करता है। इस गति से इसे किंजू पर्वत तक पहुंचने में केवल आधे महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लू युआनडिंग ने कहा। एक दिन में 1000 मील, आधा महीना। ये सुनकर सभी लोग अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन केलोरर भी अवाक रह गए। ये तो बहुत दूर की बात है। लू युवानडिंग ने सभी के चेहरों पर बदसूरत भावों को नोटिस नहीं किया। उन्होंने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और कहा, आधा महीना जल्दी ही बीत जाएगा। ये उपवास की गोलियां हैं। एक लेने के बाद आपको 1 महीने तक भूख नहीं लगेगी। लीजिए, आप सभी के लिए एक एक। इसके साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति को एक उपवास की गोली वितरित करता है। अर्जुन केलोरर ने अपने हाथ में सोयाबीन के आकार की भूरे रंग की गोली पर एक संक्षिप्त नजर डाली और उसे निगलने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। अब चूंकि वे यात्रा पर हैं, उन्हें दवा लेनी ही होगी, भले ही वह जहरीली ही क्यों न हो। इसके अलावा लू परिवार के पास उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। उपवास की गोलियां लेने और थोड़ी देर आराम करने के बाद कुछ युवा पुरुष साधना करने के लिए पालथी मारकर बैठना शुरू कर देते हैं, जो दर्शाता है कि उनके पास पहले से ही साधना तकनीकें हैं। दूसरी ओर ली फेयू अकेले ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करने चला जाता है। पिछली बातचीत से अर्जुन केलोरर को पता है कि क्रिम्सन वेल गैंग का युवा नेता ली फेयू मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल है। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माना जाता है।
3 या 4 घंटे आराम करने के बाद समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। इतना ही कठिन यात्रा में आधा महीना बीत जाता है। खुश हो जाओ, किंगजू पर्वत बस आगे ही है, लू युवानदिंग अपने पीछे निराश युवाओं से कहता है, जब वह आधिकारिक सड़क पर आध्यात्मिक घोड़े पर सवार होकर जा रहा होता है। आधे महीने की उबाऊ यात्रा के बाद हर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से सुन्न और थका हुआ था। अर्जुन केलोरा भी थोड़ा उदासीन लग रहा है। अपने पिछले जीवन में उन्हें पूरे दिन कार में बैठने में भी असहजता महसूस होती थी, आधे महीने तक घोड़े की सवारी करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लू युवानदिंग की यह बात सुनकर कि वे लगभग किंगजू पर्वत पर पहुंच चुके हैं, सभी लोग अधिक ऊर्जावान हो गए। यात्रा के दिन अंततः समाप्त होने वाले थे। साथ आए लू परिवार के 5 साधकों ने भी राहत की सांस ली। अमर पौधों को सुरक्षित रूप से घर वापस लाना उनके परिवार का मिशन था। लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। स्वूश स्वूश स्वूश। दर्जनों क्रिस्टल स्पष्ट और तीखे बर्फ के कांटे अचानक पास की जमीन से निकलते हैं, जो अर्जुन केलोरा और अन्य लोगों की ओर बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला। ये देखकर लू युवानदिंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह गुस्से से चिल्लाया। उसी समय उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, अपनी उंगलियां फैलाईं और आग की आभा उत्सर्जित करने वाले आग के गोले एक एक करके बाहर निकले और बर्फ के शंकुओं को रोक लिया। अमर पौधों की रक्षा करो। अन्य 5 लू परिवार साधकों ने भी अपनी तकनीकें प्रदर्शित की तथा अर्जुन केलोरा और अमर पौधों को बचाने के लिए मिट्टी की दीवारें और पानी की स्क्रीन बनाई। लेकिन इतने सारे बर्फ के कांटों के सामने 3 अमर पौधों को अभी भी बर्फ के कांटों से चोट लगी, उनकी छाती में छेद हो गया और एक धमाके के साथ वे आध्यात्मिक घोड़े से बेजान होकर नीचे गिर पड़े। तो ये साधना की दुनिया है। अर्जुन केलोरा इस भयावह दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं सका, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह भले ही एक ट्रांसमिग्रेटर हो, लेकिन चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, उसने कभी ऐसा नरसंहार नहीं देखा। ये पहली बार है। इस समय उसे खेती की दुनिया की क्रूरता की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। हा, लू युवानदिंग, क्या तुमने उन अमर पौधों को वापस लेने की कोशिश करने से पहले मेरे चेन परिवार से पूछा था? एक एक करके किसान जमीन से बाहर निकले। उनका नेतृत्व एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कर रहा था जिसने बड़ा लाल चोगा पहना हुआ था। चेन शुएशेंग, हमारे किंगजू पर्वत क्षेत्र में इतनी लापरवाही से काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू युवानदिंग ने अपने सामने लाल वस्त्र पहने आदमी को देखते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। बेशक वह दूसरे व्यक्ति को जानता था। यह उनका कट्टर दुश्मन था जो होंगे घाटी के चेन परिवार का मुखिया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह उनके दरवाजे पर चोरी छिपे हमला करने की हिम्मत करेंगे। हालांकि ये वास्तव में दूसरे पक्ष के लिए घात लगाने का सबसे अच्छा समय था। न केवल सभी लोग थके हुए थे, बल्कि उनकी सतर्कता भी ढीली पड़ गई थी। जैसे ही उसने यह बात कही, एक पीला ताबीज प्रकट हुआ और उसके हाथ में जलने लगा। यह एक संदेश ताबीज था। मदद के लिए परिवार को बुलाओ। जल्दी और निर्णायक रूप से मार डालो। चेन शुएशेंग ने व्यंग्य किया, उसके होंठ हल्के से हिले और उसने अपने हाथ आगे की ओर थपथपाए, जिससे एक ठंडी हवा निकली। ये बर्फ के तीखे कांटों में बदल गई और लू युवानदिंग पर टूट पड़ी। उसके पीछे के 10 साधकों ने भी कार्रवाई की और अर्जुन केलोरा तथा अन्य अमर पौधों पर हमला कर दिया। उनका लक्ष्य लू परिवार के सदस्यों को रोकना नहीं था, बल्कि अमर पौधों को निशाना बनाना था। बूम बूम बूम, दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। चेन के परिवार को संख्यात्मक लाभ प्राप्त था तथा इस तथ्य के साथ कि लू परिवार को अमर पौधों की रक्षा करनी थी, वे तुरंत ही नुकसान में थे। पफ! उसी समय एक हरे रंग की हवा की धार ने लू परिवार की सुरक्षा को चीर दिया तथा अर्जुन केलोरा के बगल में स्थित अमर पौधों में से एक को 2 टुकड़ों में काट डाला। खून की छींटें अर्जुन केलोरा पर पड़ी, जिससे वह एक पल के लिए अचंभित हो गया। ध्यान से। उसी समय एक और हवा का ब्लेड रक्षा को तोड़ते हुए अर्जुन केलोरा की ओर बढ़ा। लेकिन उसके बगल में खड़े ली फेयू की नजरें तेज और हाथ तेज थे। उसने छलांग लगाए और चतुराई से अर्जुन केलोरा को नीचे धकेल दिया, जिससे हमला टल गया। धन्यवाद भाई ली। अर्जुन केलोरा को होश आया, उसके दिल में डर बना हुआ था। यदि ली फेयू ने उसे नीचे नहीं धकेला होता तो वह पवन ब्लेड निस्संदेह उसे मार देता। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में इस तरह से मरना निराशाजनक होगा। इस दुनिया की क्रूरता को देखने के बाद भले ही वह डरा हुआ था, लेकिन खेती करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया।
योग्यतम की उत्तरजीविता की इस दुनिया में बिना शक्ति के आप एक चींटी से अधिक कुछ नहीं है, और आपका जीवन एक खरपतवार की तरह नाजुक है। वो आह, खेती बहुत खतरनाक है, मैं घर जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए, यह मेरा कोई काम नहीं है। भाग जाओ, यहाँ रहना तो बस मौत का इंतजार है। लू परिवार को नुकसान में देखकर, जिसमें कई अमर पौधे मारे गए थे, कुछ रोए और दया की भीख मांगी, जबकि अन्य ने भागने का विकल्प चुना। हालांकि इसमें एक मोड़ था। जैसे ही वे दोनों लू परिवार की सुरक्षा सीमा से बाहर भागे, वे आग के गोलों, हवा के ब्लेडों और बर्फ के कांटों से तुरंत मारे गए, जिससे जो भी भागने की कोशिश कर रहा था वह डरकर हिलने से डर गया। उस समय अर्जुन केलोरा और अन्य लोग वध के लिए प्रतीक्षारत मेमनों की तरह थे, केवल यही प्रार्थना कर पा रहे थे कि लू परिवार टिके रहे। सौभाग्यवश कुछ ही देर बाद हवा के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। किंगजू पर्वत की दिशा से आकृतियां उड़ रही थीं। जाना। ये देखकर कि लू परिवार की सेना आ गई है, चेन शुइशिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक निर्णायक कदम उठाया और बाकी सैनिकों को भागने के लिए प्रेरित किया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? उस समय बर्फ सफेद पोशाक में एक महिला तेजी से आकाश से लू युवानदिन के पास तैरती हुई आई। उसकी आवाज स्पष्ट झरने के पानी की तरह थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी, उसका शरीर पतला और सुंदर था, और उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी, जिससे बर्फ की तरह सफेद पैरों की झलक दिख रही थी, मानो कोई स्वर्गीय युवती धरती पर उतर रही हो और नरक के द्वार से अभी अभी गुजरे सभी अमर पौधों को स्तब्ध कर रही हो। अर्जुन केलोरा भी बेहतर नहीं थे। अपने पिछले जीवन में इंटरनेट पर बड़े डेटा के युग में सुंदर महिलाओं के प्रभाव का अनुभव करने के बाद उन्होंने सोचा कि वह किसी भी आश्चर्यजनक चीज से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जब उसने सफेद वस्त्र पहने इस महिला को देखा तो वह सचमुच मोहित हो गया। सुंदर चेहरे, शरद ऋतु के पानी जैसी आंखें, ऊंची और सीधी नाक, गुलाबी बादलों जैसे होंठ और पीली जेड जैसी त्वचा के साथ वह पूरी तरह से चमकदार आंखों और सफेद दांतों का मतलब समझती थी, जिसमें बर्फीली पवित्रता का भाव था। सबसे अधिक आकर्षक था महिला का स्वभाव। सुंदर और अलौकिक, हिमकमल के समान शुद्ध, संसार से अलग। यदि उसके चेहरे पर चिंता का भाव न होता तो वह किसी दूसरी दुनिया की परी जैसी दिखती। यदि लू परिवार में विवाह करना और ऐसी महिला से बच्चे पैदा करना संभव होता तो 50 या 100 बच्चे पैदा करना कोई समस्या नहीं होती। ऐसा विचार अर्जुन केलोरा के मन में आया, लेकिन वह जानता था कि यह स्पष्टतः असंभव था। परिवार के मुखिया की बेटी होने के नाते वह ऐसे संस्कारी दामाद से कैसे शादी कर सकती थी? ये केवल स्वप्न में ही संभव है। मियाओगे, पिताजी ठीक हैं। बस मैं आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी से थक गया हूं। लू युवानदिन ने अपनी बेटी की ओर हाथ हिलाया। लू मियाओगे। सभी युवकों को इस अत्यंत सुंदर महिला का नाम याद था। अर्जुन केलोरा को भी नाम याद था। लू परिवार के अन्य सदस्य एक एक करके पहुंचे, और जब उन्होंने देखा कि लू युवानदिन और अन्य लोग ठीक हैं, तो उन्होंने 8 अमर पौधों के नुकसान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यद्यपि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि 8 अमर पौधे मर गए, फिर भी वे बहुत दुखी नहीं थे। आखिरकार उन्होंने उन अमर पौधों में ज्यादा निवेश नहीं किया था। बाद में सभी लोग सुरक्षित रूप से किंजू पर्वत पर पहुंच गए। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 4, 3 पत्नियां। किंजू पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक पर्वत श्रृंखला है जो क्रिस्टल स्पष्ट हरे बांस से ढकी हुई है। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद अर्जुन केलोरा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हवा बहुत ताज़ा और अधिक नम थी। पहाड़ों के बीच से नदियां बह रही थीं, हरे भरे वातावरण में पक्षी चहचहा रहे थे, और कुछ ढलानों पर अनाज और सब्जियों के सीढ़ीनुमा खेत दिखाई दे रहे थे जो एक स्वप्नलोकीय दृश्य का निर्माण कर रहे थे। इन पहाड़ों के भीतर लू परिवार ने विभिन्न गांव और हवेलियां बनाई। अर्जुन केलोरा और अमर पौधों का समूह परिधीय किंजू पर्वत मनों में बस गए। इस किंजू जागीर के नीचे एक प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक शिरा है। अब से तुम यहीं रहोगे और मन की शांति के साथ साधना करोगे। आप निश्चिंत रह सकते हैं, जब तक आप पहले से तय शर्तों को पूरा करते हैं, आप लू परिवार को छोड़ने या हमारे साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। अंकल फू, इन्हें अंदर ले आओ। लू युवानदिन ने कुछ शब्द कहे और चले गए। मैं इस किंगजू पर्वतीय जागीर का प्रबंधक हूँ। तुम मुझे अंकल फू भी कह सकते हो। अभी मेरे पीछे आओ। अंकल फू एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके बाल सफेद भूरे थे और शरीर थोड़ा झुका हुआ था।
अपना परिचय देने के बाद उन्होंने किंजू माउंटेन मैनर के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए समूह को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए प्रेरित किया। ये जागीर बहुत बड़ी थी, जिसमें न केवल वे रहते थे बल्कि लू परिवार के अपने अमर पौधे भी यहाँ खेती करते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश औसत प्रतिभा वाले वंशज थे। असाधारण प्रतिभा वाले लोग किंजू पर्वत के मुख्य क्षेत्र में रहते थे, जहां द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा थी और आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक केंद्रित थी। अपनी यात्रा के दौरान समूह की मुलाकात लू परिवार के कई सदस्यों से हुई। इन व्यक्तियों ने उत्सुकता से अर्जुन केलोरर और अन्य लोगों को देखा तथा उन्हें कुछ हद तक तिरस्कार और अहंकार की दृष्टि से देखा। इस संबंध में अर्जुन केलोरर काफी शांत रहे। अधिक विनम्र तरीके से कहा जाए तो वे बाहरी परिवार के सदस्य थे जो लू परिवार में विवाह कर रहे थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे यहाँ प्रजनन के लिए हैं। हालांकि अवलोकन के माध्यम से वह बता सकता था कि लिंग की परवाह किए बिना लू परिवार के सदस्य काफी सभ्य दिखते थे। इससे उन्हें बाद में होने वाले प्रजनन के बारे में भी कुछ राहत मिली। वे यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि दूसरा पक्ष अच्छा दिखे। अर्जुन केलोरर ने स्वीकार किया कि वह दिखावे को लेकर कुछ हद तक जुनूनी थे। 1 घंटे बाद अंकल फू की व्यवस्था के तहत अर्जुन केलोरर और अन्य लोगों ने विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उनके पहचान पत्र संसाधित किए गए, अमर साधना तकनीकें प्राप्त की गईं और उन्हें रहने के लिए स्थान आवंटित किए गए। उनका निवास एक स्वतंत्र प्रांगण था जो लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें मंडप और अटारी थी जो पूरी तरह सुसज्जित थी। अपने कमरे में बड़े बिस्तर पर बैठे हुए अर्जुन केलोरर ने साधना तकनीक निकाली। मूल पर वापसी तकनीक। जैसे ही उन्होंने मैनुअल खोला, भूरे वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति की छवि सामने आई, जो एक मुद्रा में था और साधना प्रक्रिया को विस्तार से समझा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक अमर साधना तकनीक है, इसमें छवि कार्यक्षमता भी है। अर्जुन केलोरर खुद को रोक नहीं पाए और पुस्तिका को ध्यान से देखने लगे। पुस्तिका में मौजूद चित्रों और ध्वनियों के पीछे का सिद्धांत उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें ये सब बहुत रहस्यमय लगा। फिर मैनुअल में दी गई छवि के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद अर्जुन केलोरर अंततः एकाग्रता की अवस्था में पहुंच गया। उसका मन निर्मल हो गया और उसे अपने चारों ओर मंद रंगीन आध्यात्मिक ऊर्जा का आभास होने लगा। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का पहला चरण पूरा कर लिया है, उन्होंने इसे अपने शरीर में अवशोषित करने का प्रयास किया। उसके नियंत्रण में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसकी ओर एकत्रित हुई तथा उसकी त्वचा के छिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। ये प्रक्रिया धीमी थी और आध्यात्मिक ऊर्जा के उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे उनके डेंटियन में एक रेशा छोड़ने से पहले उनके मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित होती है, यह मानव शरीर के मांस, रक्त, शिरोबिंदुओं और हड्डियों को भी पोषण देती है, धीरे धीरे शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालती है, जिससे सार परिष्कृत होता है। रात बीत गई। क्या ये 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक जड़ है? इस दर से क्यूई शोधन के पहले स्तर तक पहुंचने में मुझे वर्षों और महीनों का समय लगेगा। अर्जुन केलोरर ने अपने डेंटियन क्यूई सागर में ठंडी सांस को देखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। यह अभी भी आध्यात्मिक नसों के साथ एक जगह में अभ्यास कर रहा है। यदि यह आध्यात्मिक शिराओं से रहित स्थान पर होता तो गति और भी धीमी होती। इस समय अर्जुन केलोरर को अमरता की साधना की कठिनाई की गहरी समझ प्राप्त हुई। उफ, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सिस्टम पर ही भरोसा कर सकता हूं। अर्जुन केलोरर ने एक लंबी सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि साधना के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना अवास्तविक है, वह केवल व्यवस्था पर ही भरोसा कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि लू परिवार मेरे लिए पत्नी का प्रबंध कब करेगा, अर्जुन केलोरर ने सोचा। डिंग डिंग डिंग। तभी आंगन में घंटी बजी। कोई आ गया था। अर्जुन केलोरर कमरे से बाहर निकला और आंगन का दरवाजा खोला। अर्जुन केलोरर, लू परिवार ने तुम्हारे लिए धूल झाड़ने के लिए पहले से ही एक स्वागत भोज का प्रबंध कर रखा है। मेरे पीछे आओ। दरवाजे पर अंकल फू बोले। उसके पीछे पहले से ही अन्य अमर पौधे मौजूद थे। एक स्वागत भोज। ये शब्द सुनकर अर्जुन केलोरर ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया और सिर हिलाया, ठीक है। इसके बाद अंकल फू ने सभी 12 अमर पौधों को बुलाया और उन्हें किंजू माउंटेन विला के एक विशाल और सुंदर हॉल में ले गए। अंदर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, केवल 12 सीटें थीं जिन पर बढ़िया शराब और व्यंजन रखे हुए थे।
जब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो कुछ ही देर में अलग अलग आकर्षण वाली आकर्षक युवतियों का एक समूह एक एक करके हॉल में दाखिल हुआ। वास्तव में इन महिलाओं को देखकर अर्जुन के लौरा को तुरंत पता चल गया कि वह सही था। ये स्वागत भोज प्रजनन के लिए आयोजित किया गया था। लगभग 50 या 60 महिलाएं हॉल में दाखिल हुईं, सभी दिखने में अच्छी थीं। यद्यपि लू मियाओगे जैसी कोई तेजस्वी सुंदरियां नहीं थीं, फिर भी कई आकर्षक महिलाएं थीं जो उनके पिछले जीवन की कुछ इंटरनेट प्रसिद्ध हस्तियों से कम नहीं थीं। इन महिलाओं ने स्पष्ट रूप से अपने पहनावे में बहुत सावधानी बरती थी तथा प्रत्येक का रूप रंग अलग था। कुछ छोटे और प्यारे थे, कुछ का मेकअप साधारण, सौम्य और सुरुचिपूर्ण था। कुछ की भौहें हरी ब्लेड की तरह थीं, वे कठोर पोशाक पहने हुए थे और उनका व्यवहार वीरतापूर्ण और बहादुरी भरा था। कुछ ने विस्तृत महलनुमा पोशाकें पहनी थीं, काले बाल बांधे हुए थे, वे गरिमा में और उदार थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका स्वभाव ठंडा था, बर्फ के पहाड़ जैसा सुंदर और आकर्षक, जिनमें प्रलोभन का भाव था, धुंधले हल्के कपड़े पहने, लंबे पैर और ऊंची एड़ियां, आकर्षक वगैरह। ये कहा जा सकता है कि इतनी सारी शैलियों में से निश्चित रूप से कोई एक शैली आपको मोहित कर लेगी। ये काफी अच्छा लाइनअप है। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिलाओं की अंतहीन कतार को देखा और प्रशंसा से आह भरी। उन्होंने महसूस किया कि लू परिवार इस संबंध में वास्तव में उदार था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सचमुच एक उचित खेती परिवार। ये सभी किंगजू लू परिवार की हमारी धर्मनिरपेक्ष शाखा की उत्कृष्ट महिलाएं हैं। ये न केवल शिष्टाचार में पारंगत हैं, बल्कि संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में भी निपुण हैं। ये सभी शुद्ध और मासूम हैं। आज वे आप सभी का स्वागत करने और मनोरंजन करने के लिए यहाँ होंगे। तुम में से हर कोई अपनी पसंद का कोई व्यक्ति चुन सकता है और मैं तुम्हारे लिए शादी की व्यवस्था कर दूंगा, अंकल फू ने कहा। ये कहने के बाद वह भव्य हॉल से बाहर चले गए और पीछे केवल अर्जुन केलोरा और 12 अन्य लोगों के साथ साथ लू परिवार की महिलाओं का एक समूह रह गया। अर्जुन केलोरा और अन्य लोगों की पहल की आवश्यकता के बिना ये महिलाएं स्वयं ही अपनी सीटों पर आ गईं। यद्यपि वे लू परिवार की धर्मनिरपेक्ष महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश कृषकों की वंशज भी थीं। यहां आने पर कोई मजबूरी नहीं थी, सभी लोग स्वेच्छा से आए थे। एक उपयुक्त अमर साथी चुनने और आध्यात्मिक जड़ों वाले बच्चों को जन्म देने के बारे में सोचते हुए भविष्य बच्चे की प्रतिभा पर निर्भर करेगा। इसलिए इस स्वागत भोज की पहल उनके हाथों में अधिक थी। अर्जुन केलोरा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उनका रूप साधारण था। केवल 9वीं कक्षा तक की आध्यात्मिक शिक्षा के साथ केवल 3 महिलाएं ही उसके पक्ष में आईं। उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और सीधे तीनों को गले लगा लिया। व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि संतुष्ट कैसे रहा जाए। 3 लगभग पर्याप्त था। इसके अलावा ये तीनों बहनें बुरी नहीं थीं। उनमें से एक शुद्ध और सुंदर दिख रहा था तथा उसका व्यक्तित्व जीवंत था। दूसरा शुद्ध और सुंदर लग रहा था, जिसमें आकर्षण की झलक थी, जिससे लोगों को पवित्रता और आकर्षण दोनों का एहसास हो रहा था। उनमें से एक ऐसी भी थी जिसका रूप सौम्य था, व्यक्तित्व सुंदर था तथा वह एक सुसंस्कृत महिला जैसी परिष्कृत थी। पहली 2 लड़कियों के चेहरे की बनावट काफी मिलती जुलती थी, संभवतः वे बहनें थीं। बस काफी है। यदि पिछले जन्म में उसे ऐसी 3 पत्नियां मिल जाती तो उसके पूर्वजों को गर्व होता। अर्जुन केलोरा की पहल की तुलना में अन्य 11 अपेक्षाकृत आरक्षित थे। उदाहरण के लिए ली फेयू, जो दिखने में सुंदर था और जिसकी आध्यात्मिक जड़ 7वीं कक्षा की थी, उसके पास 7 लड़कियां आ रही थीं। लेकिन उसने केवल एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की को चुना, बाकी सभी को ठुकरा दिया। 1 घंटे बाद स्वागत भोज समाप्त हुआ। हर किसी ने अपना महत्वपूर्ण अन्य चुन लिया था। अर्जुन केलोरा को छोड़कर जिन्होंने 3 को चुना, अन्य ने केवल 1 या 2 को चुना। उनमें अभी भी खेती करने की आकांक्षा थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने लू परिवार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। फिलहाल उन्होंने सद्भावना दिखाने के लिए एक व्यक्ति को चुना, ये सोचकर कि भविष्य में सफल साधना से वे अपनी स्थिति बदल सकते हैं। बाद में अंकल फू की व्यवस्था के तहत 12 ने उसी दिन विवाह भोज का आयोजन किया। शादी साधारण थी और समारोह के बाद वे अपने अपने कक्षों में चले गए। पत्नी पति X3 दुल्हन कक्ष में अर्जुन केलोरा ने अपने सामने 3 आकर्षक और सुंदर पत्नियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक का आकर्षण अलग था, और बिस्तर का पर्दा खींच दिया।
इस वर्ष अर्जुन केलोरा ने 18 वर्ष की आयु में 3 पत्नियों से विवाह किया। सबसे सुंदर महिला का नाम लू लांशु है। शुद्ध और आकर्षक का नाम लू जिया है। शुद्ध और प्यारे का नाम लू किंगेर है। वे बहनें हैं। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 5, पिता बनना। आधे महीने बाद। अर्जुन केलोरा, तुम बहुत प्रभावशाली हो। तुमने न सिर्फ मेरे लू परिवार की 3 औरतों से शादी की, बल्कि आधे महीने के अंदर ही तुमने लांशु को गर्भवती कर दिया। हमारा लू परिवार हमेशा से ही पुरस्कार और दंड के मामले में निष्पक्ष रहा है। स्वाभाविक रूप से हम आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लीजिए आपका पुरस्कार। एक निम्न श्रेणी का जादुई हथियार, एक उड़ती तलवार, हरे बांस के वस्त्रों का एक सेट, येलो ड्रैगन पिल की एक बोतल, आध्यात्मिक चावल की 100 कट्टे। ग्रीन बैम्बू मैनर के हॉल में लू युवानडिंग ने अर्जुन केलोरा से बात की। अर्जुन केलोरा की शादी को आधा महीना हो गया था। आत्म साधना के सीमित प्रभाव को समझते हुए अर्जुन केलोरा ने पिछले आधे महीने में मूल रूप से कोई अभ्यास नहीं किया था तथा अपनी सारी ऊर्जा प्रजनन पर केंद्रित कर दी थी। लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। उनकी 3 पत्नियों में से लू लांशु के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। ये खबर सुनकर अर्जुन केलोरा बहुत खुश हुआ। चाहे इस जन्म में हो या पिछले जन्म में, यह उसका पहला पिता बनने का मौका था। यद्यपि इस बच्चे का जन्म कई उपयोगितावादी कारकों से उलझा हुआ था, फिर भी उसे जो खुशी महसूस हुई वह वास्तविक थी। जैसे ही उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है, उसने अपने बच्चे का नाम पहले ही तय कर लिया था। अगर लड़का हुआ तो वह उसका नाम पिंगान रखेगा और अगर लड़की हुई तो वह उसका नाम जीले रखेगा। ये नाम उनकी इस इच्छा को दर्शाते हैं कि उनके बच्चे शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जिएं। जब लू परिवार के मुखिया लू युवानडिंग ने ये खबर सुनी तो वह अर्जुन केलोरा की प्रशंसा करने और उदार पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किंजू विला आए। एक निम्न श्रेणी का जादुई हथियार जिसकी कीमत 50 स्पिरिट स्टोन है। वस्त्रों का एक सेट जिसकी कीमत 30 आत्मा पत्थरों के बराबर है। 100 कट्टे आध्यात्मिक चावल 10 आत्मा पत्थरों के बराबर। पीली ड्रैगन गोली की एक बोतल जिसका मूल्य 10 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। कुल मिलाकर पुरस्कार संसाधनों में 100 आत्मा पत्थरों के बराबर थे। जब अन्य अमर पौधों ने यह इनाम सुना तो उनकी आंखें लाल हो गईं। लू परिवार से उन्हें मिलने वाला मासिक संसाधन केवल 2 आत्मिक पत्थर और 10 कट्टे आध्यात्मिक चावल था। अर्जुन केलोरा को मिलने वाला इनाम लगभग उनके 3 साल के आवंटन के बराबर था। सिर्फ इसलिए कि वह पहला बच्चा था, उसे 3 साल के संसाधन मिल गए। इससे वे हताश होकर दांत पीसने लगे। धन्यवाद कुलपति। अर्जुन केलोरा भी प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने पहले बच्चे को जन्म देने पर ऐसे पुरस्कार की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह समझ गया कि लू युवानडिंग इसका इस्तेमाल दूसरों को जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए कर रही थी। हे तुम इसी लायक हो। हमारे लू परिवार ने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। यदि आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो परिवार को भी पुरस्कार मिलेगा। अगर कोई आध्यात्मिक जड़ों वाले बच्चे को सबसे पहले जन्म देता है तो परिवार का मुखिया उसे और भी बड़ा इनाम देगा। लू युवानडिंग ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और घोषणा की। इस कथन ने सभी को प्रेरित किया और उन्हें शीघ्र ही घर जाकर बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि ली फेयू को भी थोड़ा प्रलोभन महसूस हुआ। हालांकि कुछ समय बाद जब अन्य ने जन्म दिया तो पुरस्कार केवल पीली ड्रैगन गोली की एक बोतल और आध्यात्मिक चावल के 10 कैटी थे। इसकी तुलना अर्जुन केलोरा को पहले मिले पुरस्कार से नहीं की जा सकती। एक और महीना बीत गया और अर्जुन केलोरा की दूसरी पत्नी लू किंगेर भी गर्भवती हो गई। दूसरी गर्भावस्था के लिए परिवार ने कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं दिया। यदि उन्हें प्रत्येक जन्मे बच्चे के लिए पुरस्कृत किया जाए तो संभवतः लू परिवार खाली हो जाएगा। फिर आधे महीने से अधिक समय के बाद अर्जुन केलोरा की तीसरी पत्नी लू जिया के भी गर्भवती होने की पुष्टि हुई। लू परिवार में प्रवेश करने के 2 महीने से भी कम समय में अर्जुन केलोरा अपनी तीनों पत्नियों को गर्भवती करने में कामयाब हो गया। अन्य अमर पौधे अवाक रह गए और सोचने लगे कि क्या इस व्यक्ति को साधना में कोई रुचि नहीं है और वह केवल प्रजनन पर ही केंद्रित है। अर्जुन केलोरा के अथक प्रयासों के अलावा उन्होंने एंडोत्सर्ग अवधि की गणना भी की और लू परिवार द्वारा प्रदान की गई प्रजनन औषधियों को भी लिया, जिससे गर्भावस्था की संभावना अधिकतम हो गई। संक्षेप में अर्जुन केलोरा ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने प्रयास किया था।
जब उनकी तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं, तो अर्जुन केलोरा ने भी साधना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी 3 पत्नियों के गर्भवती होने के कारण चाचा फू ने अर्जुन केलोरा के दैनिक जीवन की देखभाल के लिए 2 नौकरानियों को भेजा। इन दोनों नौकरानियों की त्वचा गोरी थी और उनका रूप, रंग और शरीर भी बहुत अच्छा था। पहली नजर में ही साफ पता चल गया कि उन्हें रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए नहीं भेजा गया था। जाहिर है, लू परिवार ने उसे संतान पैदा करने में निपुण माना और उसे प्रजनन के लिए भेज दिया। अर्जुन केलोरा के मन में इन दोनों नौकरानियों के बारे में कोई तत्काल विचार नहीं था। वह और बच्चे पैदा करना चाहता था, लेकिन इस तरह के काम में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। इसे धीरे धीरे और लगातार करना था। धीमी और स्थिर सोच ही सही रास्ता था। हर दिन कड़ी मेहनत करने से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अमरता की साधना से पहले लगातार गतिविधियों के कारण उन्हें थोड़ी थकान महसूस होती थी। हालांकि अमरता की साधना के बाद अर्जुन केलोरा को यह एहसास हुआ कि उनका प्राण तत्व क्षीण हो रहा है। इससे न केवल उनकी शारीरिक स्थिति प्रभावित हुई, बल्कि उनकी साधना की गति भी धीमी हो गई, जिससे उन्हें ठीक होने में समय लगा। यही कारण था कि अन्य अमर प्राणी भी पागलपनवश बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं थे। ये वास्तव में स्वयं को बर्बाद कर सकता है। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। मैंने अंततः क्यूई शोधन के पहले स्तर को पार कर लिया। साधना कक्ष में हरे वस्त्र पहने अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली, एक लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। लू परिवार में आए हुए उसे लगभग 10 महीने हो गए थे। उन्होंने अंततः आध्यात्मिक ऊर्जा खींचने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और क्यूई शोधन के प्रथम स्तर पर पहुंच गए थे। वह आधिकारिक तौर पर एक किसान बन गया। गति विशेष रूप से तेज नहीं थी, लेकिन इसे धीमी भी नहीं माना गया। आखिरकार जब वह पहली बार लू परिवार में आए, तो उन्होंने बच्चे के जन्म पर काफी समय बिताया। क्यूई शोधन क्षेत्र में 9 स्तर थे और पहले 3 स्तर कठिन नहीं थे। जब तक कोई साधना में लगा रहता, यह मूलतः स्वाभाविक था। अर्जुन केलोरा की इस गति से आगे बढ़ने की क्षमता भी पीली ड्रैगन गोली की बदौलत थी, जिसने उसे कई महीनों की कठिन साधना से बचाया। अन्यथा अर्जुन केलोरा ने अनुमान लगाया कि क्यूई शोधन के पहले स्तर तक पहुंचने में उन्हें 2 या 3 महीने और लग जाते। इससे उन्हें खेती में धन और संसाधनों के महत्व का भी एहसास हुआ। पिछले आधे साल में खेती के अलावा उन्होंने अन्य मामलों की भी उपेक्षा नहीं की। उसने अंकल फू द्वारा भेजी गई 2 नौकरानियों को रखेल के रूप में स्वीकार कर लिया और वे सफलतापूर्वक गर्भवती हो गईं। जवाब में अंकल फू ने 2 सुंदर नौकरानियों को उनके पास भेजा। इसके अलावा उसे पुरस्कृत किया गया और उसके मासिक संसाधन 3 आत्मिक पत्थरों और 20 कट्टों आध्यात्मिक चावल तक बढ़ा दिए गए। लांशु जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है ना? अर्जुन केलोरा खड़ा हुआ और अपने हरे बांस के वस्त्र को ठीक किया। हालांकि यह चोगा कोई जादुई खजाना नहीं था, फिर भी यह असाधारण था। पहनने पर यह अपने आप अपना आकार बदल लेता था, हमेशा बिल्कुल सही बैठता था। इसमें ठंड और गर्मी को रोकने और धूल से अप्रभावित रहने की खूबी भी थी। एकांतवास से निकलने के बाद अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नियों के साथ कुछ समय बिताया। ली फेयू के घर जाकर उनसे मुलाकात की तथा पुराने दोस्तों के साथ यादें ताज़ा की। लू परिवार में आने वाले विभिन्न अमर लोगों में से उसका केवल ली फेयू के साथ ही व्यवहार था। न केवल इसलिए कि दोनों एक दूसरे को शुरू से जानते थे, बल्कि इसलिए भी कि किंजू पर्वत के रास्ते में ली फेयू ने उसकी जान बचाई थी। इतने लंबे समय के संपर्क के माध्यम से अर्जुन केलोरा को यह भी पता था कि यद्यपि ली फेयू कम बोलने वाला व्यक्ति था, वह एक गर्मजोशी से भरा व्यक्ति था और एक गहरा दोस्त हो सकता था। आधे महीने से अधिक समय के बाद, घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी किंगजू माउंटेन विला में रहती है। उनका पालन पोषण आध्यात्मिक ऊर्जा से होता है और उनका शरीर मजबूत है। बच्चे को जन्म देने में कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा प्रसव में सहायता करने वाले साधक भी मौजूद हैं, इसलिए निश्चिंत रहें। कमरे के बाहर अर्जुन केलोरा ने लू लांशु की विलाप की आवाज सुनी। लगातार अपनी मुठ्ठियां भींचते और खोलते रहे, जबकि ली फेयू ने उन्हें सांत्वना दी। मैं घबराया हुआ नहीं हूं, मैं सिर्फ उत्साहित और खुश हूं। अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन उनकी आंखें और विचार अनिश्चित थे। स्पष्टतः वे कठोर दिखने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? ली फेयू ने पूछा। यद्यपि जन्म के बाद बच्चा लू परिवार का ही होगा, फिर भी नाम चुनने का अधिकार पिता को ही होगा।
जहां तक उपनाम का सवाल है, अर्जुन केलोरा का उपनाम लू परिवार के समान ही था, इसलिए उपनाम के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने सोच लिया है, लड़के का नाम पिंगान और लड़की का नाम जाइल रखा जाएगा। अर्जुन केलोरा ने सहजता से उत्तर दिया, उसके विचार अभी भी भटक रहे थे। कुछ ही देर में कमरे के अंदर से एक स्पष्ट और मधुर शिशु की रोने की आवाज आई, जिससे अर्जुन केलोरा चौंक गया। और इसी समय अप्रत्याशित रूप से अर्जुन केलोरा के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। पहली संतान के जन्म पर मेजबान को बधाई, और आपने लॉटरी जीतने का एक मौका जीत लिया है। हम लॉटरी। इस सिस्टम अधिसूचना को सुनकर अर्जुन केलोरा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह तो सिस्टम में बच्चे के होने का उपलब्धि पुरस्कार था। इस उपलब्धि की जांच करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था, वह केवल स्वयं ही इसका पता लगा सकता था। सिस्टम लॉटरी पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अर्जुन केलोरा ने चिंता के साथ प्रसव कक्ष को देखा। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। एक महिला एक लाल और झुर्रियों वाले बच्चे को कंबल में लपेटकर कमरे से बाहर ले जा रही थी। बधाई हो युवा मास्टर, यह एक छोटा लड़का है। अर्जुन केलोरा ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को ले लिया। उसके झुर्रियों वाले और गुलाबी चेहरे, चमकदार आंखों को देखकर उसके चेहरे पर दिल से मुस्कान आ गई। आज से तुम्हारा नाम लू पिंगन है, मेरा बेटा। लांशु, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बच्चे को गोद में लिए अर्जुन केलोरा कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटी लू लांशु को देखा। वह उसके पास बैठ गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यद्यपि दोनों आपसी हितों से बंधे थे और उनमें भावनात्मक आधार का अभाव था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय स्नेह को जन्म देता है। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद अब जब बच्चा पैदा हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से उनमें कुछ भावनाएं विकसित हो गईं। पति। लू लांशु के पीले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कमजोरी से आवाज लगाई, हिलना मत और अच्छी तरह आराम करो। अर्जुन केलोरा धीरे से बोला। बच्चे को गोद में लिए और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए इस क्षण उसके हृदय में प्रसन्नता की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि इसी तरह आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। हालांकि किंजू पर्वत के रास्ते में चेन परिवार द्वारा किए गए हमले के बारे में सोचते हुए, इस दुनिया में अस्तित्व के क्रूर नियम के बारे में जहां कमजोर को मजबूत द्वारा शिकार बनाया जाता है, अर्जुन केलोरा को पता था कि खुशी को भी ताकत से संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि भविष्य में जब वह बिना ताकत के लू परिवार को छोड़ देगा तो बच्चा वास्तव में उसका नहीं होगा। और ऐसी दुनिया में प्रवास करने का सौभाग्य प्राप्त होने, अमरता की खोज करने तथा अपने साथ एक व्यवस्था होने के बावजूद वह एक सांसारिक और साधारण जीवन चुनने के लिए तैयार नहीं था। लू लांशु को कमजोर और आराम की जरूरत महसूस करते देख अर्जुन केलोरा ने ज्यादा बात नहीं की, उसे अच्छी तरह आराम करने दिया और बच्चे को पास में ही एक महिला को सौंप दिया। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लू परिवार को दे दिया जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है, इसलिए वह महिला को उसकी देखभाल करने देता है। जहां तक बच्चे की आध्यात्मिक जड़ों का सवाल है, वे 5 या 6 साल की उम्र तक प्रकट नहीं होंगी और फिलहाल उनका पता नहीं लगाया जा सकता। प्रसव कक्ष से निकलने के बाद अर्जुन केलोरा अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बोला, सिस्टम, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूं। तुरंत ही एक हल्के लाल रंग का आभासी लॉटरी पहिया उसके सामने प्रकट हुआ। इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: साधना, तकनीक, कौशल, आत्मा, जानवर, अमृत, जादुई खजाने, खजाने और अन्य। ये काफी व्यापक है। अर्जुन केलोरा ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ उन चीजों को देखा जिन्हें चित्रित किया जा सकता था। एकमात्र नकारात्मक बात यह थी कि यह लॉटरी पहिया उसके पिछले जीवन के भुगतान से जीतने वाले खेल के बड़े पहिए जैसा था। इससे वह खुद को अविश्वसनीय और थोड़ा असहज महसूस करने लगा। क्या ये सचमुच अच्छी चीजें दे सकता है? इसके अलावा पिछले जीवन में लॉटरी से पैसे निकालने के लिए धन खर्च करना पड़ता था, और क्या इस जीवन में लॉटरी से पैसे निकालने के लिए आत्मा का सार खर्च करना पड़ता है? इससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। खैर, चलिए इस लॉटरी को सिस्टम द्वारा उसे कुछ जेब खर्च देने का तरीका मान लेते हैं। अर्जुन केलोरा ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और चुपचाप कहा, लॉटरी शुरू करो। तुरंत ही हल्के लाल रंग के रूलेट पर सुनहरी रोशनी घूमने लगी। 5 सेकंड के बाद पहिया धीमा हो गया और अर्जुन केलोरा की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे सुनहरी रोशनी स्किल्स पर रुक गई। डिंग, द्वितीय श्रेणी के तावीज शिल्प कौशल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार सिस्टम स्पेस में जमा कर दिए गए हैं
और होस्ट किसी भी समय उन्हें जांच सकता है। बड़े पहिए पर एक ताबीज जैसा प्रकाश समूह दिखाई दिया, जिसके साथ प्रणाली की ध्वनि भी थी। अर्जुन केलोरा का दिमाग थोड़ा सा घूम गया और सिस्टम स्पेस में उन्होंने एक प्रकाश समूह देखा जो एक ताबीज जैसा था और जिस पर जानकारी प्रदर्शित थी। द्वितीय श्रेणी के तावीज शिल्प कौशल उपयोग के बाद मेजबान सीधे द्वितीय श्रेणी के अधिकतम स्तर के तावीज शिल्प कौशल और तावीजों के संबंधित पूर्ण संग्रह को समझ सकता है। सीधे दूसरे स्तर की पूर्ण स्तरीय तावीज तकनीक प्राप्त करना। सिस्टम, मुझे खेद है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं थोड़ा संकीर्ण सोच वाला और पक्षपाती होने लगा हूं। जब अर्जुन केलोरा ने ये जानकारी देखी तो उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्होंने पहली लॉटरी में इतनी अच्छी चीज मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इतने लंबे समय तक लू परिवार में रहने के बाद उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा करने और खेती करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने साधना जगत की कई चीजों को समझकर स्वयं को समृद्ध भी किया था। वह जानता था कि ये द्वितीय श्रेणी की तावीज तकनीक कितनी कीमती और मूल्यवान है। साधारण दुनिया की तरह साधना जगत में भी अनेक व्यवसाय और तकनीकें हैं। उदाहरण के लिए कीमिया, शोधन, ताबीज निर्माण, संरचना, पशु वशीकरण, रोपण, औषधीय पाककला, आत्मा की पहचान, पूर्वेक्षण इत्यादि। पिछले जन्म में एक कहावत प्रचलित थी कि यदि आपके पास कोई हुनर है तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। यही बात कृषकों के लिए भी सत्य है। न केवल वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, बल्कि उनके कौशल की बहुत मांग है, जिससे वे जहां भी जाते हैं लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्टीवेटर कौशल की सीमा अधिक है, आप चाहें तो उन्हें आसानी से नहीं सीख सकते। प्रतिभा और धन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी कौशलों में से निर्माण, कीमिया, शोधन और तावीज शिल्पकला सबसे लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए दूसरे स्तर का ताबीज बनाने का कौशल क्यूई शोधन के ऊपर नींव निर्माण चरण में ताबीज के अनुरूप है। इस कौशल के साथ वह आसानी से कुछ प्रभावशाली परिवारों और गुटों में एक मूल्यवान अतिथि या अतिथि अधिकारी बन सकता था। बिना ज्यादा सोचे समझे अर्जुन केलोरा ने थोड़ा आगे बढ़कर सिस्टम स्पेस में दूसरे स्तर के ताबीज बनाने के कौशल का इस्तेमाल किया। एक क्षण में ही उसके मन में ज्ञान की लहर दौड़ गई। तावीजों का परिचय। बेसिक तावीजों की पूरी गाइड। प्रथम स्तरीय तावीजों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका। द्वितीय श्रेणी के तावीजों की संपूर्ण मार्गदर्शिका। तावीज बनाने की अद्भुत कला। तावीज कैसे बनाए जाते हैं। तावीज बनाना शुरुआत से मास्टर तक। थोड़ी देर बाद अर्जुन केलोरा का दिमाग तावीजों के बारे में ज्ञान के भंडार से भर गया और ऐसा लगा जैसे वह दशकों से ताबीज बना रहा हो। वह जल्दी से डेस्क के पास गया, एक पेंटब्रश उठाया और एक बहती नदी की तरह कागज के एक टुकड़े पर एक रहस्यमय और जटिल ताबीज बना दिया। यह एहसास बहुत ही अद्भुत है। ये सुलेख लिखने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सैकड़ों सालों से इसका अभ्यास किया है, बिना किसी अजीब या अपरिचितता के। वास्तव में इस प्रणाली से बना उत्पाद निश्चित रूप से सर्वोत्तम होगा। अर्जुन केलोरा ने श्वेत कागज पर अंकित रूनिक प्रतीकों को देखा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। वह इसे यादृच्छिक रूप से नहीं खींच रहा था, ये प्रथम श्रेणी के निम्न गुणवत्ता वाले फायरबॉल ताबीज का रूनिक शिलालेख था। ये ताबीज में नहीं बदला क्योंकि उन्होंने ताबीजी कलम, ताबीजी कागज, आत्मा की स्याही और आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वह स्वयं चित्रांकन की प्रक्रिया नहीं समझा सके। ये खाने पीने जैसा है, उसने ऐसा अनगिनत बार किया है और यह उसकी मांसपेशियों की स्मृति बन गई है। दूसरे स्तर की तावीज तकनीक के साथ भले ही मैं लू परिवार को छोड़ दूं, मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। शादी न कर पाने या पत्नी और बच्चों का भरण पोषण न कर पाने की कोई चिंता नहीं। अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली, उसकी भावनाएं उत्तेजित और रोमांचित थीं। थोड़ी देर बाद वह भौचक्का हो गया। हालांकि मैं अभी दूसरे दर्जे की तावीज तकनीक नहीं बता सकता, वरना मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा और इससे परेशानी हो सकती है। एक कहावत है कि निर्दोष व्यक्ति दोषी नहीं है, बल्कि वह खजाना रखने का दोषी है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे अमर संप्रदाय द्वारा समाप्त कर दिया गया था और जो अभी अपनी साधना यात्रा शुरू कर रहा था, यदि वह अचानक अपनी ताबीज बनाने की क्षमता प्रकट कर दे तो यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा और परेशानी को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा अब वह लू परिवार का दामाद था, किसी और की छत के नीचे रह रहा था। एक बार जब उसने अपने ताबीज बनाने के हुनर का खुलासा किया तो कौन जाने लू परिवार कैसी प्रतिक्रिया देगा। वह एक प्रजननकर्ता से मात्र ताबीज बनाने वाले उपकरण में तब्दील हो सकता है।
मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता, इसे धीरे धीरे करना होगा। सबसे पहले मैं कुछ तावीज बनाने की सामग्री खरीदूंगा, प्रतीक बनाने का अभ्यास करूंगा, फिर धीरे धीरे लू परिवार में अपनी तावीज बनाने की प्रतिभा का प्रदर्शन करूंगा। अंत में मैं पहले और दूसरे स्तर के तावीज बनाने के कौशल का प्रदर्शन करूंगा। इस तरह कोई शक नहीं रहेगा। हो सकता है लू परिवार मेरे ताबीज बनाने के हुनर की वजह से मेरी कद्र करे और मेरा रुतबा बढ़ जाए। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन केलोरा ने एक पल सोचा और अपना मन बना लिया। अब जबकि उसने इस प्रणाली का प्रभाव देख लिया था और द्वितीय क्रम की तावीज तकनीक प्राप्त कर ली थी, उसे इस दुनिया और अपने भविष्य पर थोड़ा अधिक विश्वास हो गया था। वह जानता था कि जब तक वह सतर्क रहेगा, उसके कई बच्चे होंगे और वह मुसीबतों से दूर रहेगा, तब तक भले ही वह अमर या पूर्वज न बन पाए, उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत खराब नहीं होंगी। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन केलोरा बाहर गया, लू युवानदेंग द्वारा दी गई उड़ने वाली तलवार निकाली और किंगजू माउंटेन विला के बाई बाओ मंडप में गया। बाई बाओ मंडप एक डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में कार्य करता था। इसमें जादुई यंत्र, अमृत, ताबीज, आध्यात्मिक चावल, आध्यात्मिक सब्जियां, राक्षस मांस और दैनिक आवश्यकताएं जैसी विभिन्न वस्तुएं बेची जाती थीं। अर्जुन केलोरा ने हर महीने प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग बाई बाओ मंडप से राक्षस का मांस और आध्यात्मिक सब्जियां खरीदने के लिए किया। हालांकि ये अमृत कारगर थे, लेकिन बहुत महंगे थे। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक सब्जियां और राक्षस का मांस खाना पैसे के हिसाब से बेहतर था। आज वह ताबीज बनाने के औजारों का एक सेट खरीदने के लिए बाई बाओ मंडप में आया था। जहां तक उड़ती तलवार का प्रश्न है, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने उसे कुछ नकदी के लिए बेचने की योजना बनाई। दुकानदार, क्या आप यहां ताबीज ब्रश, ताबीज कागज और आध्यात्मिक स्याही बेचते हैं? बाई बाओ मंडप में पहुंचकर अर्जुन केलोरा ने दुकानदार से पूछा, जो एक कुर्सी पर बैठा था। तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है? दुकानदार एक बूढ़ा आदमी है जिसके बाल सफेद हो चुके हैं और वह एक अमर किसान है। मैं ताबीज बनाना सीखना चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ सामग्री खरीदकर अभ्यास करने की योजना बना रहा हूं। अर्जुन केलोरा ने समझाया। ताबीज बनाना सीख रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसने से खुद को नहीं रोक सका, मानो उसने कोई चुटकुला सुन लिया हो। उन्होंने अर्जुन केलोरा की ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि ताबीज बनाना सीखना कितना कठिन है? किंगजू माउंटेन विला में साधक ज्यादा नहीं है, लगभग 100, और वह उनमें से अधिकांश को जानता है। जहां तक अर्जुन केलोरा की बात है, दामाद होने और एक वर्ष में 5 बच्चों की बड़ी संख्या होने के कारण उसने किंगजू माउंटेन विला में एक निश्चित प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिसने दुकानदार पर अपेक्षाकृत गहरी छाप छोड़ी है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी प्रतिभा औसत दर्जे की है। अगर मैं इसी तरह साधना करता रहा तो मेरी प्रगति धीमी हो जाएगी। बेहतर होगा कि मैं कोई काम सीखने की कोशिश करूं। अर्जुन केलोरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने कल रात इस बहाने के बारे में सोचा था। हे, यह अच्छी बात है कि आपके पास यह विचार है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि पैसा बर्बाद न करें। तावीज बनाना सीखने की कोशिश कर रहे किसी भी नए व्यक्ति के लिए शुरुआत में सैकड़ों बार असफल होना स्वाभाविक है। अगर आपकी योग्यता कमजोर है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कई 100 बार असफल होंगे। एक ही प्रकार के ताबीज से यदि आप दूसरा ताबीज बनाते हैं, भले ही वह पहले वाले से बेहतर हो, तो भी असफलता की दर आश्चर्यजनक रूप से अधिक होगी। एक नौसिखिए को योग्य तावीज मास्टर बनने के लिए हजारों अभ्यासों की जरूरत होती है। इसमें लगने वाले खर्च के बारे में सोचिए। दुकानदार ने देखा कि अर्जुन केलोरा लू परिवार में काफी मेहनती था और उसने एक वर्ष में 5 महिलाओं को गर्भवती कर दिया था, इसलिए उसने उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। ये शब्द सुनकर अर्जुन केलोरा कुछ आश्चर्यचकित हुआ। यद्यपि उन्होंने इस प्रणाली के माध्यम से द्वितीय स्तर की ताबीज बनाने की तकनीक हासिल कर ली थी, लेकिन उन्हें ताबीज बनाने की विशिष्ट कठिनाई के बारे में पता नहीं था। उसे पता चला कि ताबीज बनाना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। एक नए व्यक्ति को इस द्वार में प्रवेश करने और प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के तावीज मास्टर बनने के लिए हजारों अभ्यासों की आवश्यकता होती है। प्रथम स्तरीय निम्न श्रेणी तावीज मास्टर शब्द का तात्पर्य प्रथम स्तरीय तावीज मास्टर से है। प्रथम श्रेणी के तावीज मास्टर्स को उनके द्वारा बनाए जा सकने वाले तावीजों के आधार पर आगे विभाजित किया गया तथा उन्हें प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी, प्रथम श्रेणी के मध्य श्रेणी, प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के शीर्ष श्रेणी के तावीज मास्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। यही वर्गीकरण द्वितीय श्रेणी के तावीज स्वामियों पर भी लागू होता है।
अर्जुन केलोरा ने द्वितीय स्तर की तावीज शिल्प तकनीक को उसके उच्चतम स्तर पर प्राप्त कर लिया था, जिससे वह द्वितीय स्तर का शीर्ष तावीज मास्टर बन गया। किसी नवागंतुक के लिए अपने ताबीज बनाने की तकनीक को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक समय, ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाना कठिन था। इसमें सफलता की गारंटी के बिना जीवन भर का प्रयास भी लग सकता है। इस समय अर्जुन केलोरा को लगा कि दूसरे स्तर की ताबीज बनाने की तकनीक उसकी कल्पना से भी अधिक कीमती थी। दुकानदार, मैं अभी भी इसे आजमाना चाहता हूं, अर्जुन केलोरा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, ताबीज बनाने में माहिर बनना जितना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, उसकी कला उतनी ही अधिक लोकप्रिय होगी। ठीक है, चूंकि आप इसे खरीदने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे आपको बेचने से खुद को नहीं रोक सकता। अर्जुन केलोरा की दृढ़ता को देखते हुए दुकानदार ने उसे और रोकने की कोशिश नहीं की। सलाह के कुछ शब्द पहले से ही एक दयालु इशारा थे। युवा लोग, वे दीवार से टकराए बिना वापस नहीं लौटेंगे। साधारण भेड़िए के बालों से बने ब्रश, जिनमें प्रत्येक में 20 स्पिरिट पत्थर होते हैं, का उपयोग लगभग 200 बार किया जा सकता है। एक स्तरीय साधारण ताबीज कागज, प्रति ढेर एक आत्मा पत्थर, प्रति ढेर 10 शीट। एक स्तरीय साधारण स्पिरिट स्याही, प्रति बॉक्स एक स्पिरिट पत्थर, लगभग 50 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दुकानदार ने कीमतें बताईं। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया और अपनी उड़ने वाली तलवार निकालते हुए कहा, दुकानदार, कृपया मेरे लिए इस उड़ने वाली तलवार का मूल्यांकन करें। क्या ये वही है जो तुम्हें परिवार के मुखिया ने दिया है? दुकानदार कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा अपनी उड़ने वाली तलवार को ताबीज बनाने के लिए बेच देगा। लेकिन चूंकि वह दामाद था, इसलिए तलवार बेचे बिना उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। ये सही है, अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें इस उड़ती तलवार के लिए कष्ट नहीं सहने दूंगा। 50 स्पिरिट स्टोन, दुकानदार ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सौदा। तो फिर कृपया मुझे एक भेड़िए के बालों का ब्रश, ताबीज के 10 ढेर और आत्मा की स्याही के 2 डिब्बे दे दीजिए। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाते हुए कहा और उड़ती हुई तलवार काउंटर पर रख दी। दुकानदार ने मोलभाव नहीं किया। उड़ती तलवार बेचने से बस कुछ अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन ही मिलते। लू लांशु के गर्भवती होने और लू जियर और लू किंगेर के जल्द ही बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचते हुए अर्जुन केलोरा ने कहा, इसके अलावा मुझे जिनसेंग, मुलेथी, एंजेलिका, एस्ट्रेगलिस और वुल्फबेरी की एक बिल्ली दे दो। ये लू परिवार द्वारा उगाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें आत्मा पौधों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनका प्रभाव पोषक तत्व प्रदान करने और क्यूई को पुनः भरने का था। ठीक है, कुल 37 स्पिरिट स्टोन। मैं तुम्हें 13 और स्पिरिट स्टोन दूंगा, दुकानदार ने कहा। अपनी उड़ती तलवार को दूर रखते हुए दुकानदार ने मुड़कर अर्जुन केलोरा की जरूरत की वस्तुएं निकाली और उसे 13 और आत्मा पत्थर दिए। धन्यवाद दुकानदार, अर्जुन केलोरा ने अपना आभार व्यक्त किया और सामान लेकर चला गया। अध्ययन कक्ष में अर्जुन केलोरा ने ब्रश, पेन, ताबीज कागज और स्पिरिट स्याही का एक सेट बड़े करीने से मेज पर व्यवस्थित किया। उनके बगल में तावीजों का परिचय और मूल तावीजों की संपूर्ण मार्गदर्शिका नामक पुस्तकें थीं। प्रणाली द्वारा प्रदान की गई कौशल जानकारी में कई प्रकार के ताबीज शामिल हैं। लेकिन जब बात अभिनय की आती है तो आपको ये सब करना पड़ता है। आप एक भी किताब पढ़े बिना तावीज मास्टर नहीं बन सकते, है ना? ये थोड़ा अनुचित है। इसलिए सुरक्षा के लिए अर्जुन केलोरा ने एक बार फिर उपस्थिति दर्ज कराए और लू परिवार के पुस्तकालय में गए, एक आत्मा पत्थर खर्च किया और ताबीज पर 2 किताबें किराए पर लीं। एक ताबीज को 100 बार बनाने के लिए लगभग 22 स्पिरिट स्टोन की लागत आती है। एक प्रथम श्रेणी का निम्न श्रेणी का तावीज 1 से 2 स्पिरिट स्टोन में बेचा जा सकता है। अगर सभी तावीज निकाले जाएं, तो न्यूनतम लाभ 5 गुना और अधिकतम लगभग 10 गुना होगा। यदि सभी को प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तावीजों के रूप में निकाला जाए, तो लाभ 20 गुना से भी अधिक हो सकता है। तस्क, मुनाफा वाकई बहुत ज्यादा है। मेरे द्वितीय स्तरीय पूर्ण स्तरीय तावीज निर्माण कौशल के साथ इन सभी सामग्रियों को प्रथम स्तरीय मध्यम श्रेणी के तावीज में ढालना सरल है। अर्जुन केलोरा ने अपने मन में गणना करते हुए आध्यात्मिक स्याही को कुशलतापूर्वक पीसकर मिश्रित किया। विभिन्न श्रेणी के तावीजों के लिए अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है। उन्होंने जो भेड़िया बाल ब्रश पेन खरीदा था, वह सबसे बुनियादी था, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त था, बुनियादी तावीज और प्रथम श्रेणी के निम्न और मध्यम श्रेणी के तावीज बनाने में सक्षम था।
ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि इसका उपयोग प्रथम श्रेणी उच्च गुणवत्ता वाले तावीज बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे सफलता दर पर काफी प्रभाव पड़ता है और ब्रश पेन जल्दी खराब हो जाएगा। सामान्यतः प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी, श्रेष्ठ तथा शीर्ष श्रेणी के ताबीज बनाने में सक्षम ताबीज निर्माता अपनी सफलता दर में सुधार करने के लिए सामग्री और उपकरणों पर कंजूसी नहीं करते। इसी प्रकार तावीज कागज और स्पिरिट स्याही को साधारण, उन्नत और शीर्ष श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा प्रत्येक स्तर अलग अलग तावीज ग्रेड के लिए उपयुक्त था। स्याही को पीसने और तैयार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने ताबीज का कागज फैलाया, ब्रश पेन पकड़ा, अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और ताबीज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। यदि वह नौसिखिया होता तो ये स्नान करने, कपड़े बदलने और शरीर, मन और श्वास को एक समान करने के लिए अनुष्ठान करने का समय होता। लेकिन अर्जुन केलोरा अनुभवी थे और उन्हें ऐसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं थी। ब्रश की कलम ने स्याही को छुआ और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली से होकर कलम में और अंततः उसकी नोक तक प्रवाहित हुई। आत्मा की स्याही से लिपटी कलम की नोक से एक हल्की सी चमक निकली। कलम कोरे ताबीज के कागज पर खूबसूरती से चलती रही और बिना किसी प्रयास के जटिल पैटर्न बनाती रही। पूरी प्रक्रिया सहज और बिना किसी झिझक के हुई। अर्जुन केलोरा ने अपना हाथ उठाया। मेज पर रखे ताबीज के कागज पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जिससे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक आभा निकल रही थी, जिसके कारण उस पर लगी आत्मा की स्याही शीघ्र ही ठोस हो गई। थोड़े समय में आत्मा की स्याही जम गई, ताबीज के कागज पर चमक फैल गई, फिर धीरे धीरे मंद हो गई और गायब हो गई। प्रथम स्तर का निम्न श्रेणी का ताबीज, फायरबॉल ताबीज, पूर्ण। ओह! ये दृश्य देखकर अर्जुन केलोरा ने भी राहत की लंबी सांस ली। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। प्रासंगिक कौशल हासिल करना एक बात है, लेकिन ताबीज स्वयं बनाना दूसरी बात है। तावीज बनाने के लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। क्यूई शोधन के प्रथम स्तर पर अपनी साधना के साथ मैं अधिकतम 2 या 3 प्रथम स्तरीय निम्न श्रेणी के तावीज बना सकता हूं। यदि यह प्रथम स्तर का मध्यम श्रेणी का ताबीज है तो मेरा अनुमान है कि यह अधिकतम एक ही होगा। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में रखे अग्निगेंद तावीज की सावधानीपूर्वक जांच की। जब तक आध्यात्मिक शक्ति का अंश मौजूद है, ताबीज को सक्रिय किया जा सकता है और आग का गोला छोड़ा जा सकता है। शक्ति के संदर्भ में ये क्यूई शोधन के तीसरे स्तर की फायरबॉल तकनीक के समान है। ये ताबीजों की शक्ति है। क्यूई शोधन के केवल प्रथम स्तर पर ही फायरबॉल तकनीक का उपयोग करने से उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की इस मात्रा के साथ वह 2 या 3 ताबीज बना सकता था, जिनमें से प्रत्येक में क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर फायरबॉल तकनीक की शक्ति थी। तुरंत ही अर्जुन केलोरा ने एक लाइटनेस तावीज और एक हीलिंग तावीज भी बनाया। सभी प्रथम स्तर के निम्न श्रेणी के तावीज। यह महसूस करते हुए कि यदि वह चित्र बनाना जारी रखेगा तो न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, बल्कि उसका मन भी कुछ हद तक थक जाएगा। अर्जुन केलोरा ने तीनों ताबीजों को एक तरफ रख दिया और ध्यान और साधना करना शुरू कर दिया। अगले दिन अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली। एक रात ध्यान करने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई थी। शायद कल ताबीज बनाने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति और मन का कुछ क्षय हो गया, जिससे कल रात की साधना सामान्य से अधिक प्रभावी हो गई। तावीज बनाने में आध्यात्मिक शक्ति और दिमाग की खपत होती है, लेकिन ये कुछ हद तक साधना में भी सहायता कर सकता है। अर्जुन केलोरा कुछ आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उन्होंने इन मामूली प्रभावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह डेस्क पर आया, भेड़िए के बालों वाला ब्रश लिया और एक प्रथम स्तर का मध्यम श्रेणी का ताबीज बनाने की कोशिश करने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रश की नोक को स्याही में डुबोकर उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। ब्रश के स्ट्रोक हल्के और फुर्तीले थे, जो ताबीज के कागज पर बिना किसी आश्चर्य के आसानी से बह रहे थे। हालांकि जैसे ही उसने चित्र बनाना समाप्त किया, अर्जुन केलोरा के माथे पर पसीना आ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से थक गया हो और कुर्सी पर निढाल होकर पड़ा हो। काफी देर बाद अर्जुन केलोरा ने आखिरकार गहरी सांस ली, उठकर बैठ गया और मेज पर रखा ताबीज उठा लिया। प्रथम स्तर का मध्यम श्रेणी का ताबीज, स्वर्ण प्रकाश ताबीज। सक्रिय होने पर यह स्वयं की रक्षा के लिए सुनहरी रोशनी की एक परत छोड़ता है, जो क्यूई शोधन के छठे स्तर से होने वाले हमले का प्रतिरोध करने में सक्षम है। प्रथम स्तर का मध्यम श्रेणी का तावीज अब भी मेरे लिए थोड़ा कठिन है।
अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा और ताबीज को दूर रखकर छिपा दिया। इसके बाद के दिनों में साधना के अलावा उन्होंने ताबीज बनाने को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। लगभग हर दिन वह 2 या 3 प्रथम स्तरीय निम्न श्रेणी के ताबीज बनाता था या प्रथम स्तर का मध्यम श्रेणी का ताबीज। ये सभी ताबीज उसके अध्ययन कक्ष में रखी किताबों की अलमारी में छिपा कर रखे गए थे ताकि अवसर आने पर इन्हें निकाला जा सके। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। अर्जुन केलोरा की पत्नी लू किंगर ने भी बच्चे को जन्म दिया। यह एक बेटा था। इस बार सिस्टम ने उन्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया। अर्जुन केलोरा, जिसने इस प्रणाली की मिठास का स्वाद चखा था, थोड़ा निराश हुआ। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ये सामान्य बात थी। यदि बच्चे को जन्म देने से उससे कोई उपलब्धि मिलती और उसे पुरस्कृत किया जाता तो उसे बच्चों का पालन पोषण करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी प्रगति को बढ़ाने के लिए उन्हें जन्म दे सकता था। बच्चे के जन्म के बाद अर्जुन केलोरा ने तुरंत कोई नाम नहीं चुना। उन्होंने लूजिया के बच्चे के जन्म तक आधा महीना इंतजार करने और फिर उनका नाम एक साथ रखने की योजना बनाई। यह उनकी पत्नी की भी इच्छा थी, जो चाहती थी कि बहनों के बच्चों के नाम मिलते जुलते हों। बेशक अर्जुन केलोरा इस छोटे से अनुरोध पर सहमत हो गए। 20 दिन बाद लूजिया के बच्चे का जन्म हुआ। यह एक बेटी थी। सिस्टम से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संभवतः उपलब्धि पुरस्कार को सक्रिय करने के लिए एक निश्चित संख्या तक पहुंचने की आवश्यकता थी। लेकिन अर्जुन केलोरा अभी भी बहुत खुश था। इसलिए नहीं कि वह लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देते थे, बल्कि इसलिए कि अब उनके एक बेटा और एक बेटी थी। अपनी पत्नी के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद अर्जुन केलोरा ने लड़के का नाम लूवयू और लड़की का नाम लूवयू रखा। इसका अर्थ वही था जो पहले था। वह शांति और आनंद की कामना करता था। उन्हें आशा थी कि उनके बच्चे शांति और खुशी में बड़े होंगे और यह कि उनका साधना पथ बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चलता रहेगा। 1 माह बाद उस दिन अर्जुन केलोरा बाईबाओ मंडप में आए और 5 बुनियादी ताबीज निकाले जिनका उन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया था और पूछा, दुकानदार, क्या आप ये शुद्धि ताबीज बेचते हैं और इनकी कीमत कितनी है? एक ताबीज मास्टर के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने के लिए स्वाभाविक रूप से एक क्रमिक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। इसलिए खरीदे गए ताबीज कागज के 10 बैचों को बनाने में लगभग 3 महीने बिताने के बाद अर्जुन केलोरा ने 5 ताबीज कागजों को खाली छोड़ दिया और सबसे सरल शुद्धिकरण ताबीज बनाया। दुकानदार ने बताया कि ताबीज बनाते समय शुरुआती लोगों का सैकड़ों बार असफल होना सामान्य बात है। यदि वह 100 में से 5 अंक प्राप्त कर लेता तो उसे काफी प्रतिभाशाली माना जाता था। शुद्धिकरण का ताबीज। दुकानदार हैरान रह गया। अर्जुन केलोरा को देखते हुए उसे याद आया कि उसने ताबीज बनाने का अभ्यास करने के लिए उड़ती तलवारें बेची थीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और उसने अविश्वास के साथ कहा, पिछली बार जो 100 चीजें तुमने खरीदी थी उन्हें तुमने आध्यात्मिक ताबीजों में बदल दिया और उनमें से 5 बना लिए। यद्यपि शुद्धिकरण ताबीज सबसे सरल बुनियादी ताबीज था, लेकिन एक नौसिखिए के लिए जिसने पहले कभी ताबीज नहीं बनाया था, 100 प्रयासों को 5 सफल ताबीजों में बदलना काफी असाधारण था। हाँ, शुरुआत में मैं कई बार असफल हुआ, लेकिन एक बार सफल होने के बाद ये बहुत आसान हो गया, इसलिए मैंने वे 5 ताबीज बनाए। अर्जुन केलोरा ने समझाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुकानदार, क्या ये ताबीज मूल्यवान है? मुझे ताबीज दिखाओ। ये सुनकर दुकानदार के पास कहने को शब्द नहीं रहे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि परिवार के लिए बाहरी व्यक्ति अर्जुन केलोरा में ताबीज बनाने की इतनी प्रतिभा होगी। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में लिया हुआ ताबीज काउंटर पर रख दिया। दुकानदार ने उसे उठाया और उसकी जांच की। एक साधक के रूप में उन्हें ताबीजों की एक निश्चित समझ थी। वह देख सकता था कि यद्यपि 5 ताबीजों की रेखाएं बहुत चिकनी नहीं थीं और गुणवत्ता भी उच्च नहीं थी, फिर भी वे सभी बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक बनाए गए थे। दुकानदार ने आह भरते हुए कहा, 100 सामग्रियों से तुमने 5 ताबीज बनाए हैं। भले ही वे एक ही तरह के आध्यात्मिक ताबीज हों, इससे पता चलता है कि ताबीज बनाने में तुम्हारी प्रतिभा है। लेकिन शुद्धिकरण का ताबीज तो बस एक साधारण ताबीज है और ज्यादा कीमती नहीं है। बहुत कम लोग इसे चाहते हैं। ये कहते हुए दुकानदार रुका और बोला, हालांकि हमारे लू परिवार के पास परिवार के सदस्यों को कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है। इस तरह के बुनियादी ताबीज के लिए मैं एक आध्यात्मिक पत्थर के बदले 3 खरीदने को तैयार हूं।
भले ही आप बाहरी व्यक्ति हैं, फिर भी आप इस लाभ का आनंद ले सकते हैं। दुकानदार ने कहा, साधारण ताबीजों का प्रभाव सीमित होता है और इनका प्रयोग अधिकतर रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है, इसलिए साधकों द्वारा इनकी अधिक मांग नहीं की जाती, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कीमत कम होती है। एक आध्यात्मिक पत्थर के बदले 3। जब अर्जुन केलोरा ने ये कीमत सुनी तो उसे भी एक मनोवैज्ञानिक उम्मीद हुई। आखिरकार कई निम्न श्रेणी के प्रथम स्तरीय तावीजों की कीमत भी एक आध्यात्मिक पत्थर के बराबर होती है। इस कीमत पर ताबीज बनाने में अपनी 100% सफलता दर के साथ वह 8 आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता था। हालांकि वह पैसा कमाने के लिए इस पद्धति पर भरोसा नहीं कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 100% सफलता दर बहुत अधिक थी। अपने कौशल के बावजूद यदि वह 2 या 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ही इतना पैसा कमा लेता है, तो यह अपने आप को गुलाम की तरह व्यवहार करने जैसा होगा। हालांकि अर्जुन केलोरा का बुनियादी तावीजों से पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं था। उसने इन 5 बुनियादी तावीजों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए किया था। ठीक है। अर्जुन केलोरा ने 3 शुद्धिकरण ताबीज काउंटर पर रख दिए। फिर उसने 11 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और कहा, दुकानदार, कृपया मुझे ताबीज के कागज के 10 बैच और आध्यात्मिक स्याही के 2 डिब्बे दे दो। मुझे ये 5 ताबीज एक साथ दे दो और मैं तुम्हें 2 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। जब दुकानदार ने अर्जुन केलोरा की प्रतीक बनाने की जन्मजात प्रतिभा देखी, तो वह उसे कुछ अच्छे प्रतीक बेचने को तैयार हो गया। यद्यपि वह बूढ़ा था, फिर भी उसके वंशज थे। यदि अर्जुन केलोरा सचमुच एक ताबीज मास्टर बन गया, तो इससे उसे भविष्य में परेशानी हो सकती है। धन्यवाद, दुकानदार। अर्जुन केलोरा ने तुरंत दुकानदार को धन्यवाद दिया और शेष 2 ताबीज काउंटर पर रख दिए तथा एक आध्यात्मिक पत्थर भी अपने साथ ले लिया। दुकानदार ने ताबीज और आध्यात्मिक पत्थर स्वीकार कर लिया और अर्जुन केलोरा को ताबीज कागज की 10 शीट और आत्मा स्याही के 2 डिब्बे सौंप दिए। दुकानदार, फिर से धन्यवाद। अर्जुन केलोरा ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ गया। प्रभावशाली। बहुत बुरा हुआ कि वह मेरे लू परिवार से नहीं है। अर्जुन केलोरा को जाते हुए देखकर दुकानदार ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यदि वह लू परिवार का रक्त संबंधी होता और उसमें ताबीज बनाने की जन्मजात प्रतिभा होती, तो परिवार को इसकी जानकारी देने से संभवतः परिवार उसके पालन पोषण में संसाधन लगाता। हालांकि अर्जुन केलोरा एक बाहरी व्यक्ति था, एक दामाद जिसे लू परिवार का सच्चा सदस्य नहीं माना जाता था। देर रात, उसके बाद अर्जुन केलोरा ने बड़े बिस्तर पर पड़े जैड शरीर को देखा। उठते हुए उसने बिस्तर के पास रखी मेज से एक शुद्धिकरण ताबीज उठाया और खुद को थपथपाया। तुरंत ही एक हल्की हवा का झोंका आया, जिसने उसके शरीर से चिपचिपा तरल पदार्थ हटा दिया और उसे तरोताजा कर दिया। ये शुद्धिकरण ताबीज बहुत उपयोगी है। अर्जुन केलोरा ने सफाई ताबीज के प्रभाव को आजमाया और काफी संतुष्ट थे। बिस्तर पर अस्त व्यस्त और शर्माती हुई लू लांशु ने अपनी खूबसूरत नशीली आंखों से अर्जुन केलोरा को ताबीज से शरीर साफ करते देखा और धीरे से कहा, पतिदेव, ये बहुत बेकार है। मैं आपकी सेवा कर सकती थी। कोई बात नहीं, मैंने इसे खुद बनाया है, यह ज्यादा मूल्यवान नहीं है। अर्जुन केलोरा ने हाथ हिलाकर कहा, यह ताबीज तुमने खुद बनाया है। ये सुनकर लू लांशु के लाल होंठ थोड़े खुल गए और उसके कोमल चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। पिछले कुछ महीनों में उनकी पत्नियों में से एक होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि अर्जुन केलोरा अक्सर अपने अध्ययन कक्ष में ताबीज बनाते थे। यद्यपि उसने स्वयं कोई विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उसने ऐसे पारिवारिक वातावरण में रहकर कुछ बातें सीख ली थीं। ये जानते हुए कि ताबीज बनाना कठिन है, ताबीज बना पाना काफी प्रभावशाली था। मूल रूप से उसके समूह के लोगों के लिए युवा प्रतिभाओं से विवाह करना मुख्य रूप से लू परिवार से पुरस्कार पाने के लिए था, इसलिए वे मूल रूप से अपने पतियों पर निर्भर थीं। जहां तक उसके पति का सवाल है, तो उसे उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें या असाधारण आशाएं नहीं थीं। लू परिवार ने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इन युवा प्रतिभाओं के बहुत कुछ हासिल करने की संभावना नहीं है। लेकिन समझ की बात छोड़ दे तो यदि उसके पति में ये क्षमता होती, तो यह निश्चित रूप से और भी बेहतर होता। चाहे वह रोजमर्रा की जिंदगी में हो, अपनी बहनों के साथ बातचीत में हो, या धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वापस लौटने में हो, यह उसे एक चेहरा देता था। आखिरकार अपने पतियों पर निर्भर रहने के अलावा पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सहयोग देने का विचार भी था। लगता है मुझमें तावीज बनाने का हुनर है।
भविष्य में तावीज बनाने में माहिर बनने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सबका जीवन सुखमय हो। अर्जुन केलोरा ने धीरे से बात की। ताबीजों से संबंधित मामलों में कोई गोपनीयता नहीं है और देर सवेर इसका खुलासा हो ही जाएगा। लू परिवार उसके आसपास के लोगों से ताबीज बनवाने के मामले की भी जांच कर सकता है, इसलिए इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ इस जानकारी को साझा करने से हरम का माहौल भी सुधर सकता है। मुझे अपने पति पर विश्वास है। लू लांशु ने फुसफुसाते हुए अर्जुन केलोरा को कोमलता भरी आंखों से देखा। मौसम बदल रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि अर्जुन केलोरा को किंजू पर्वत पर पहुंचे हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। उस दौरान उन्होंने किंजू पर्वत हवेली के बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। जीवन असाधारण रूप से नीरस था, लेकिन हर दिन साधना, ताबीज बनाने और अपनी पत्नियों के साथ समय बिताने में व्यतीत होता था। यद्यपि अपेक्षाकृत घटनाहीन, फिर भी उनके दिन पूरे व्यस्त रहते थे। जहां तक प्रजनन की बात है तो वह धीमा हो गया था। लू लांशु, लू जिया और लू किंगे तीनों ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और उन्हें स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्यकता है। जो 2 दासियां रखैल बन गई थीं, वे भी गर्भवती थीं और कुछ ही महीनों में बच्चे को जन्म देने वाली थीं। अंकल फू द्वारा भेजी गई दोनों सेविकाएं अभी तक गर्भवती नहीं हुई थीं, क्योंकि अर्जुन केलोरा केवल प्रथम स्तर की क्यूई शोधन क्षमता पर होने के कारण सीमित ऊर्जा और समय के साथ गर्भवती थी। इसके अलावा वह अपनी पत्नियों को महज प्रजनन मशीन के रूप में नहीं देखते थे। उन्होंने रिश्तों को पोषित करने और सामंजस्य बनाए रखने के लिए समय निकाला। यद्यपि लू परिवार उसे एक प्रजनक मानता था, लेकिन उसने स्वयं को मात्र प्रजनन उपकरण के रूप में देखने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नियों का व्यक्तित्व सुखद था, जैसा कि अंकल फू ने उनका वर्णन किया था, सुशिक्षित, प्रतिष्ठित और गुणवान, बिना किसी दिखावे के। एक ट्रांसमिग्रेटर अर्जुन केलोरा के दृष्टिकोण से उनके साथ मिलना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। चूंकि उनकी सभी पत्नियां लू परिवार से थीं, इसलिए उनके बीच अच्छा तालमेल था, जिसके परिणामस्वरूप उनका पिछवाड़ा सामंजस्यपूर्ण था। अपनी साधना समाप्त करने और अध्ययन कक्ष में 2 ताबीज बनाने के बाद अर्जुन केलोरा ने देखा कि बाहर अच्छा मौसम है। वह अपनी 2 महीने की बेटी को धूप सेंकने के लिए आंगन में ले गया। किंजू पर्वत पर मौसमी परिवर्तन हो रहे थे और उस समय वसंत ऋतु थी तथा धूप सेंकने के लिए हल्की और सुखद धूप थी। आधे घंटे तक धूप सेंकने के बाद अर्जुन केलोरा ने पड़ोसी आंगन में गतिविधि सुनी। वह अपनी बेटी को लेकर अपने पड़ोसी ली फेयू से मिलने गया। ली फेयू छोटे से आंगन में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने प्रभावशाली कौशल दिखाया। सीधे शब्दों में कहें तो अर्जुन केलोरा जैसे खिलाड़ी के खिलाफ एक मुक्का ही काफी होगा। यद्यपि उन्होंने अमरता की साधना की, फिर भी उन्होंने मार्शल आर्ट का त्याग नहीं किया। अर्जुन केलोरा को देखकर ली फेयू ने अपना अभ्यास रोक दिया, तौलिए से पसीना पोंछा और सहजता से कहा, मैंने सुना है कि तुम ताबीज बनाने में व्यस्त थे। तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? मैं बस खुद को व्यस्त रख रहा हूं, अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके अच्छे संबंध और निकटता को देखते हुए उनकी पत्नियां अक्सर ली फेयू की पत्नी के साथ बातचीत करती थीं। तुम्हारा ताबीज बनाने का काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि यह काफी महंगा हो सकता है। ली फेयू आंगन में पत्थर की मेज के पास गया, चायदानी उठाए और 1 कप चाय बनाई। सब ठीक चल रहा है, कुछ संभावनाएं भी हैं। मैं पूर्णता का लक्ष्य नहीं रख रहा हूं, मैं बस एक ऐसा हुनर चाहता हूं जिससे भविष्य में मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, अर्जुन केलोरा ने बैठते हुए जवाब दिया। हालांकि उनके और ली फेयू के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्हें खुद से संबंधित बातें बताना असंभव है और बयानबाजी दूसरों के लिए भी समान है। यह अच्छी बात है। अगर हाथ में हुनर हो तो तुम जहां भी जाओ डटे रह सकते हो। ली फेयू ने सिर हिलाकर अर्जुन केलोरा के लिए चाय का कप डाला। आपका क्या हाल है? आपकी क्या योजना है? लू परिवार तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा, है ना? अर्जुन केलोरा ने चाय ली और एक घूंट लिया। लू परिवार में एक साथ आए 12 अमर पौधों में से सभी ने बच्चों को जन्म दिया है और अब केवल ली फेयू ही बचा है जिसने अभी तक जन्म नहीं दिया है। अफवाह ये थी कि उसकी पत्नी अभी भी कुंवारी थी। मैं जिस स्कारलेट सन हॉट तकनीक का अभ्यास करता हूं, वह मेरे सार को सहज लोक से पहले प्रकट नहीं कर सकती। मैंने यह बात अंकल फू को पहले ही समझा दी है, इसलिए लू परिवार अभी मुझ पर दबाव नहीं डालेगा, ली फेयू ने कहा। वह 7वीं कक्षा का आध्यात्मिक प्रतिभाशाली छात्र था और लू परिवार उसके प्रति अपेक्षाकृत उदार था।
इस स्तर पर वे उस पर दबाव नहीं डालेंगे। अर्जुन केलोरा ने पूछा, स्वाभाविक क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में क्या ख्याल है? ली फेयू एक क्षण के लिए चुप हो गए और बोले, चूंकि मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और लू परिवार के संसाधनों का उपयोग किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं समझौते का पालन करूंगा। अधिकतम 1 वर्ष में मैं सहज क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा। तब तक मैं अपने सार को भी सुरक्षित कर सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मेरा आदिम यांग बाहर न निकले। इसका उपयोग केवल प्रजनन के लिए होगा। प्रभावशाली। ये सुनकर अर्जुन केलोरा प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट का ऐसा कोई कार्य भी हो सकता है। शायद मुझे भी इसका अभ्यास करना चाहिए। आखिरकार अब मेरी 3 पत्नियां और रखैले हैं, जिसके लिए काफी प्रयास की आवश्यकता है। जहां तक अमरता की साधना और क्यूई शोधन का प्रश्न है, इससे वर्तमान में शरीर में बहुत अधिक सुधार नहीं होता है। उन्होंने ली फेयू की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, फेयू, एक बार जब आपकी मार्शल आर्ट सहज क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो आपकी ताकत साधकों की तुलना में कैसी होगी? इससे पहले किंजू पर्वत के रास्ते में ली फेयू ने एक चेन परिवार के साधक के पवन ब्लेड को जल्दी से वश में करने में सक्षम था, जो दर्शाता है कि मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हालांकि अर्जुन केलोरा को इसकी विशिष्टता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार उसने मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की ताकत नहीं देखी थी और केवल एक बार ही साधकों का सामना किया था। सहज क्षेत्र में प्रवेश करना, सहज सच्ची ऊर्जा प्राप्त करना, तीसरे स्तर के क्यूई शोधन साधक की आध्यात्मिक शक्ति के समान होना चाहिए। इसलिए किसी लड़ाई में यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं करीब पहुंच सकता हूं या नहीं। हालांकि तीसरे स्तर का क्यूई शोधन साधक वस्तुओं में हेरफेर कर सकता है, जादुई हथियारों का उपयोग कर सकता है, और एक मार्शल कलाकार के लिए उसके करीब पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। ली फेयू ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया, मार्शल दुनिया में एक जन्मजात गुरु पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ होता है। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे, 1 दशक से अधिक समय तक कठिनाइयों को सहन करते रहे, लेकिन उन्हें केवल प्रथम श्रेणी का मास्टर ही माना जाता था। लू परिवार में 1 वर्ष से अधिक समय बिताने, प्रतिदिन आध्यात्मिक चावल खाने और आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होने के बाद ही उनकी मार्शल साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वे सहज क्षेत्र में प्रवेश कर सके। हालांकि क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर एक साधक पहले से ही एक जन्मजात गुरु के बराबर था। दोनों की तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने मार्शल आर्ट को नहीं छोड़ा और अभी भी इस पर समय बिताया। इसका कारण ये था कि उन्होंने इस बिंदु तक अभ्यास किया था और उनके दिल में कुछ जुनून था। अर्जुन केलोरा ने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया। एक जन्मजात गुरु और तीसरे स्तर का शोधन साधक एक योद्धा और जादूगर के समान होता है। अगर योद्धा काफी करीब पहुंच जाए तो वह जीत सकता है, लेकिन अगर वह करीब नहीं पहुंच पाता तो वह मूलतः मर चुका है। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं कि एक जन्मजात योद्धा के लिए एक अमर साधक के करीब पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर जादुई हथियारों के अलावा यदि साधकों के पास कोई अन्य साधन जैसे वस्त्र, ताबीज आदि भी हो तो योद्धा उन्हें कैसे हराएंगे? जन्मजात क्षेत्र से ऊपर क्या और भी चरण है? उन्होंने अपनी बेटी को गोद में देखते हुए पूछा। अचानक उन्हें विचार आया कि यदि उनके बच्चे की जड़ें आध्यात्मिक नहीं हैं, तो वे उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए भी भेज सकते हैं। आखिरकार यदि माता पिता की जड़ें एक तरफा रूप से आध्यात्मिक हैं, तो उनके बच्चों की आध्यात्मिक जड़ें होने की संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना केवल 1 या 2% है। यही कारण है कि लू परिवार ने उनसे 50 बच्चे पैदा करने को कहा। ये दुनिया बहुत खतरनाक है और मेरे बच्चों के लिए जीवन भर किंजू पर्वत पर रहना असंभव है। यदि वे छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करें तो न केवल उनका शरीर मजबूत होगा, बल्कि भविष्य में जब वे बाहर जाएंगे तो उनमें आत्मरक्षा की भी शक्ति होगी। इसके अतिरिक्त प्रणाली के दूसरे कार्य के कारण अर्जुन केलोरा को हमेशा अपने दिल में यह महसूस होता था कि उसके वर्तमान 3 बच्चों में से किसी की भी आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं। अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। प्रणाली बच्चों की सभी प्रतिभाओं और संस्कारों को उसमें शामिल कर देगी। बच्चों की आध्यात्मिक जड़ें 5 या 6 वर्ष की आयु के आसपास प्रकट होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं होती। हालांकि जब 3 बच्चे पैदा हुए तो अर्जुन केलोरा को अपनी आध्यात्मिक जड़ों में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, तो उसके दिल में ये धुंधला सा अनुमान था। बेशक विशिष्ट स्थिति तभी पता चलेगी जब बच्चे सही उम्र तक पहुंचेंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा।
अर्जुन केलोरा सिर्फ अनुमान लगा रहे थे और निश्चित नहीं है। जन्मजात से ऊपर जन्मजात ग्रैंडमास्टर और जन्मजात महान ग्रैंडमास्टर होते हैं, लेकिन जन्मजात महान ग्रैंडमास्टर भी केवल क्यूई शोधन के 5वें या 6ठे स्तर पर ही साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, पूरे मार्शल जगत में बहुत से जन्मजात महान ग्रैंडमास्टर नहीं हैं, इसलिए दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ली फेयू ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया, जिससे उसे मार्शल आर्ट की कुछ समझ प्राप्त हुई। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति सीमा तक साधना करता है तो भी ये केवल क्यूई शोधन के मध्य चरण के बराबर ही है। अपने बच्चों की प्रतिभाओं और शक्तियों के बारे में सोचते हुए, जिन्हें वे स्वयं में जोड़ सकते हैं, अर्जुन केलोरा सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि यदि उनके दर्जनों या सैकड़ों बच्चे जन्मजात महान ग्रैंडमास्टर बनने के लिए अभ्यास कर रहे होते तो क्या वह फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद के चरणों के बराबर हो सकते थे। एक बार जब यह विचार सामने आया तो अर्जुन केलोरा ने महसूस किया कि भविष्य में यदि उनके बच्चों के पास आध्यात्मिक जड़ें हैं तो वे साधना का अभ्यास कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। जहां तक अपने मार्शल आर्ट अभ्यास का सवाल है, अर्जुन केलोरा ने सिर्फ इसके बारे में सोचा और कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं बनाई। वर्तमान में साधना और ताबीज बनाने के अलावा उनकी पत्नियां और रखैले उनकी अधिकांश ऊर्जा पर कब्जा कर लेती हैं। उनके पास मार्शल आर्ट पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा नहीं थी। समय तेजी से बीत गया और 1 महीने से अधिक समय बीत गया। अर्जुन केलोरा का चौथा बच्चा भी पैदा हुआ। यह उसकी चौथी उपपत्नी, एक लड़की से पैदा हुआ था। अर्जुन केलोरा ने उसका नाम लू ज़ाइल रखा। उन्होंने शुरू से ही इस नाम के बारे में सोचा था। इस बिंदु पर अर्जुन केलोरा ने भी एक समस्या देखी। यदि वह इसी तरह बच्चे पैदा करता रहा तो भविष्य में उनका नामकरण करना सिरदर्द बन जाएगा। ये सोचकर कि वह एक पारिवारिक नाम स्थापित कर सकता है, ऐसे में भविष्य में नामकरण अपेक्षाकृत आसान होगा। जहां तक दूसरी उपपत्नी का प्रश्न है, वह भी 2 महीने में बच्चे को जन्म देगी। गौरतलब है कि परीक्षण के बाद पता चला कि उपपत्नी जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। अध्ययन कक्ष के अंदर अर्जुन केलोरा ने ताबीज के कागज के आखिरी टुकड़े को प्रथम स्तर के मध्य श्रेणी के ताबीज में बदल दिया था। अब भी प्रथम स्तर का मध्य श्रेणी का ताबीज बनाना उसके लिए थोड़ा कठिन था। ये कौशल का मामला नहीं था। ताबीज बनाने में आध्यात्मिक ऊर्जा और एकाग्रता की खपत होती थी। अपने द्वितीय स्तरीय ताबीज बनाने के कौशल के बिना केवल प्रथम स्तरीय क्यूई साधना के साथ उसके लिए प्रथम स्तरीय मध्य श्रेणी का ताबीज बनाना असंभव होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने ताबीज उठाया और पास में ही एक बंद अलमारी खोली। अंदर मोटे मोटे ताबीजों की परतें बड़े करीने से सजाई गई थीं, जिनकी कुल संख्या 100 से भी अधिक थी। ताबीज बनाना सीखने के लिए लॉटरी जीतने के बाद उसे लगभग आधा साल हो गया था, और ये ताबीज पिछले 6 महीनों के उनके प्रयासों का परिणाम थे। इतने सारे ताबीज हैं, लेकिन मैं उन्हें पैसे के लिए नहीं बेच सकता। अर्जुन केलोरा ने ताबीजों को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने ताबीज के कागज के जो 20 पैकेट खरीदे थे, उनमें से उसकी जिज्ञासा के कारण उसने मध्यम श्रेणी के कुछ कठिन प्रथम श्रेणी के ताबीजों को आजमाया और अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के कारण असफल रहा। इसके अलावा बाकी सभी ताबीजों में बदल दिए गए थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनकी सफलता दर 100% थी। हालांकि उसने इनमें से किसी भी प्रथम श्रेणी के ताबीज को बेचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे आसानी से लू परिवार के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। जहां तक गुप्त रूप से उन्हें अन्यत्र बेचने की बात है तो ये भी बहुत व्यावहारिक नहीं था। किंगजू पर्वत को अकेले छोड़ने के लिए लू परिवार की स्वीकृति की आवश्यकता थी। वह अकेले अमरनगर और बाजार जाने से भी थोड़ा डर रहा था। खेती की दुनिया में कोई कानून नहीं था। यदि उसे दुष्ट साधकों द्वारा लूट लिया जाए या उस पर हमला कर दिया जाए तो प्रथम स्तर के क्यूई शोधक साधक के रूप में वह बिना किसी युद्ध मंत्र के क्या कर सकता है। आखिरकार वह क्यूई शोधन के पहले स्तर पर एक कमजोर व्यक्ति है और उसने कोई मंत्र नहीं सीखा है। दूसरे शब्दों में, वह सामान्य लोगों की तुलना में अधिक लचीला और मजबूत है और अपनी रक्षा के लिए केवल ताबीज पर ही भरोसा कर सकता है। मैं चीजों को जल्दी नहीं कर सकता, इसे धीरे धीरे करो। अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सावधानी ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुरंत उसने 9 सफाई ताबीज, 6 कपड़े शुद्धिकरण ताबीज और 3 धूल से बचने वाले ताबीज उठाए, जो उसने बहुत पहले बनाए थे, और बाएं बाव मंडप की ओर चल दिया।
वह इन 18 बुनियादी ताबीजों को आत्मा पत्थरों के बदले में बदलने के लिए तैयार था। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मंत्र बनाने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दुकानदार, कृपया इन तावीज़ों को आत्मा पत्थरों से बदलने में मेरी मदद करें। बाई बाओ मंडप में पहुंचने पर अर्जुन केलोरा ने दुकानदार को बुलाया और काउंटर पर 12 बुनियादी ताबीज रख दिए। वाह, इस बार तुमने 18 ताबीज बनाए। और पिछले सफाई ताबीज के अलावा आपने कपड़े धोने के ताबीज और धूल से बचने के ताबीज भी बनाए हैं। दुकानदार ने ताबीज उठाए, तुरंत ही अन्य 2 प्रकार के ताबीजों को पहचान लिया और आश्चर्य से बोला, मैं आप सफाई और कपड़े धोने के ताबीज के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूं, लेकिन धूल से बचने वाले ताबीज अभी भी थोड़े मुश्किल हैं। जैसा आपने कहा, ताबीज बनाना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगता है। इस रफ्तार से मुझे नहीं पता कि मुझे बेहतरीन तावीज बनाने और तावीज बनाने में कितना समय लगेगा। अर्जुन केलोरा ने असहजता से आह भरी। यद्यपि तीनों तावीज बुनियादी थे, फिर भी उनकी कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये पहले से ही काफी अच्छा है। आप वाकई तावीज बनाने में बहुत माहिर हैं। अगर आप लगे रहेंगे तो आप जरूर तावीज बनाने में माहिर बन जाएंगे। दुकानदार का चेहरा भावुक हो गया, उसे लगा कि यह तो अविश्वसनीय बात है। अर्जुन केलोरा अब 3 प्रकार के बुनियादी तावीज बना सकता था, जिससे वह तावीज का प्रशिक्षु बन गया। यदि वह दृढ़ रहे तो निस्संदेह वह एक ताबीज मास्टर बन जाएगा। उसने ताबीज हटा दिए, 6 आत्मिक पत्थर निकाले और उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अच्छा काम करते रहो। धन्यवाद दुकानदार। अर्जुन केलोरा ने आत्मा पत्थर ले लिया और कुछ भी खरीदे बिना चला गया। क्या आप इस बार ताबीज वाला कागज नहीं खरीदेंगे? दुकानदार अर्जुन केलोरा को स्पिरिट स्टोन्स के साथ जाते देखकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ। पिछला पेन घिस गया है और अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा और जब मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन हो जाएंगे तो नया खरीद लूंगा। अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव था। यद्यपि अभिव्यक्ति नकली है, शब्द सत्य हैं। भेड़िए के बालों से बने ब्रश का दावा था कि इसे 200 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में 180 बार इस्तेमाल के बाद भी ये खराब हो गया। बाकी सब अर्जुन केलोरा के दूसरे स्तर के कौशल द्वारा समर्थित था, इसलिए वह टूटे हुए ताबीज ब्रश के साथ ताबीज बनाना जारी रख सकता था। अपनी वर्तमान मासिक आय 3 स्पिरिट स्टोन्स के साथ भले ही वह लगातार बचत करता रहे, वह नया ब्रश नहीं खरीद सकता था, जब तक कि उसने अपना पहना हुआ वस्त्र नहीं बेच दिया। लेकिन अर्जुन केलोरा ने वह वस्त्र इतने लंबे समय तक पहना था कि उसे वह पसंद आ गया और वह उसे बेचना नहीं चाहता था। दुकानदार को यह भी याद आया कि अर्जुन केलोरा ने इस ब्रश का इस्तेमाल काफी समय तक किया था। उन्होंने एक क्षण सोचा और पूछा, अर्जुन केलोरा, अब बुनियादी तावीज बनाने में आपकी सफलता दर क्या है? मैं बुनियादी तावीजों जैसे कि सफाई तावीज और वस्त्र शुद्धिकरण तावीज से परिचित हूं, जिनकी सफलता दर लगभग 70 से 80% है। जहां तक धूल से बचाव वाले ताबीज की बात है, मुझे उस पर लगभग 30% भरोसा है। जहां तक ज्यादा उन्नत ताबीजों की बात है, जैसे कि सुरक्षा ताबीज, तो मैंने उन्हें कई बार आजमाया है और नाकाम रहा हूं। अर्जुन केलोरा को समझ नहीं आया कि सामने वाला ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन कोई तो वजह होगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया। प्रत्येक ताबीज के साथ कठिनाई का स्तर बढ़ता गया तथा सुरक्षा ताबीज का स्तर भी उच्चतर होता गया। यदि सुरक्षा ताबीज के साथ उसकी सफलता दर 70 से 80% है, तो वह प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के ताबीज का प्रयास कर सकता है। अच्छा, दुकानदार ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और जाने के लिए मुड़ा। उसी समय हरे रंग की पोशाक में एक गोरी चमड़ी वाली सुंदर लड़की अर्जुन केलोरा के पास से गुजरते हुए चेहरे पर प्रसन्नता भरे भाव लिए बाई बाओ मंडप की ओर चली। लड़की ने अर्जुन केलोरा की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फिर वह सीधे बाई बाओ मंडप में चली गई और दुकानदार से खुशी से चिल्लाई, दादाजी, मैं क्यूई शोधन के 3रे स्तर पर पहुंच गई हूं। ये सुनते ही दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ची शोधन के 3रे स्तर पर पहुंच गए। वाह, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? दादाजी तुम्हें दे देंगे। दादाजी, मुझे एक उड़ने वाली तलवार चाहिए। लड़की ने तुरंत अपना अनुरोध किया। कोई बात नहीं, जब तुम ची शोधन के 3रे स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम जादुई हथियारों को नियंत्रित कर सकोगे। दादाजी ने तुम्हारे लिए पहले से ही एक उड़ने वाली तलवार तैयार कर रखी है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा और लड़की को उड़ती तलवार के पास ले गया।
धन्यवाद दादाजी, लड़की ने खुश होकर कहा। फिर उसने सहजता से कहा, दादाजी, वह अमर अंकुर अभी क्या कर रहा था? उसने कुछ खरीदा नहीं, पर आपसे काफी देर तक बातें करता रहा। हे, वह ताबीज बनाने का काम करता है और बेचने के लिए कुछ साधारण ताबीज यहाँ लाया है। दुकानदार ने जवाब दिया। ताबीज बनाना? उसके जैसा अमर पौधा जो हमारे परिवार के लिए बोझ है, ताबीज बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब लड़की ने ये सुना तो वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। किंगजू माउंटेन विला में लू परिवार के अधिकांश सदस्य आमतौर पर अर्जुन केलोरर और अन्य बाहरी लोगों को नीची नजर से देखते थे। लड़की भी कोई अपवाद नहीं थी। यहाँ तक कि वह अर्जुन केलोरर की लगातार पत्नियां रखने, रखेल रखने और बच्चे पैदा करने की प्रतिष्ठा के कारण भी घृणा महसूस करती थी। अब जब उसने सुना कि वह ताबीज बना रहा है, तो वह घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। योए, दादाजी तुम्हें आमतौर पर क्या सिखाते हैं? ये सुनकर दुकानदार ने अपनी मुस्कान मिटाए, अपनी पोती की ओर देखा और कहा, हालांकि अर्जुन केलोरा एक दामाद है जो परिवार में ही ब्याह कराया है, एक बाहरी व्यक्ति, फिर भी वह पिछले 1 साल से मेहनती और व्यावहारिक रहा है। उसने हमारे लू परिवार के साथ न्याय किया है। अगर आप ऐसी बातें फैलाएंगे तो इससे हमारा लू परिवार तुच्छ और असहिष्णु लगेगा। इसके अलावा अर्जुन केलोरा वाकई असाधारण है, उनमें तावीज बनाने की स्वाभाविक प्रतिभा है। वह पहले से ही तावीजों का प्रशिक्षु है। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो भविष्य में जरूर तावीजों के उस्ताद बन जाएंगे। तो तुम्हें आगे से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर तुम उससे मिलो तो उससे दोस्ती कर लेना। जब वह ताबीज का उस्ताद बन जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दुकानदार ने कहा, क्या ये सच है? तो फिर अर्जुन केलोरा, क्या वह ताबीज का प्रशिक्षु है? क्या वह ताबीज का उस्ताद बन सकता है? लड़की अपने दादा की बातें सुनकर दंग रह गई और फिर उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लू परिवार में केवल 2 प्रथम स्तरीय ताबीज स्वामी थे, लू परिवार के चौथे बुजुर्ग और युवा महिला। लेकिन अब उसके दादाजी वास्तव में कह रहे थे कि एक बाहरी व्यक्ति, एक दामाद, ताबीज बनाने में प्रशिक्षु था और ताबीज बनाने में माहिर बन सकता था। वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। बिल्कुल सच है दादाजी, तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? दुकानदार ने अपनी पोती के बालों को सांत्वना भरे अंदाज में सहलाया। क्यों? और फिर वह बाहरी व्यक्ति ताबीज बनाने के लिए सामान कैसे जुटा सकता है? लड़की के मन में अभी भी अविश्वास था और वह दुखी होकर कुछ बुदबुदा रही थी। उसने पहले भी ताबीज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी। अब जब उसने अपने दादाजी के ये शब्द सुने कि इस तुच्छ व्यक्ति में इतनी प्रतिभा है, तो उसे झटका लगा और वह थोड़ा हतोत्साहित महसूस करने लगी, जैसे कि उससे आगे निकल गई हो, जिससे वह असहज महसूस करने लगी। आध्यात्मिक जड़ें सब कुछ का प्रतिनिधित्व नहीं करती, कुछ लोगों में बस कुछ क्षेत्रों में प्रतिभा होती है और कोई भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। ठीक है, जब तुम भविष्य में उससे मिलो तो उसे खुश करने या उसकी चापलूसी करने की कोशिश मत करना। बस थोड़ा और विनम्र रहना। दुकानदार ने अपनी पोती को सलाह दी और सांत्वना दी। बातचीत के बीच में ही उसने अलमारी से एक निम्न श्रेणी का जादुई हथियार, एक उड़ने वाली तलवार, निकाली और लड़की को दे दी।